हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अभी तक पूरा का पूरा मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी के शुरू के क्लास जो 4 चैप्टर है यानी कि 5 तक अच्छे से कर लिया होगा। 4 तो सिलेबस में नहीं है। आज हमारा आखिरी रिवीजन है, यानी आज हम लोग क्लास अपनी पूरी इकोनॉमिक्स का कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। तो आप टारगेट बनाओ कि आज रात 12 बजे से पहले आप सारा का सारा पूरा इकोनॉमिक्स का रिवीजन अच्छे से कर लोगे। और आई होप एसपीसीसी ऐप पे जो मॉक टेस्ट है वो भी आप लगा रहे हो, उनको भी आप बना रहे हो। इसके अलावा हमारे पास अगले 2 दिन और बचेंगे जिसके अंदर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, काम की चीजें, ग्राफ और कुछ न्यूमेरिकल्स या जो भी काम की चीजें लगेंगी ना लास्ट 2 डेज में, या कोई पेपर हम लोग प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। और जो एग्जाम का डेट है उस दिन सुबह यानी 18 तारीख को क्लास सुबह सुबह एक लाइव क्लास होगी जिसमें पूरा का पूरा मैक्रो, पूरा का पूरा लाइव आप लोगों के साथ बात करते करते क्विक रिकैप पूरे के पूरे सिलेबस का, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, हर डेट का, हर चार्ट, सब कुछ हम कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बिकॉज ये सारे के सारे चैप्टर काफ़ी बड़े हैं, लेंथ में काफ़ी बड़े हैं। तो 1.5 घंटे तक आप मान के चलो, 1.5 से 2 घंटे तक भी जा सकता है पूरा का पूरा वीडियो। लेकिन इसके अंदर अच्छे से इन डेप्थ में सारा कवर कर लूंगा। आप चाहो तो एक ब्रेक में या 2 इंटरवल में, जैसा मन करे वैसे देख लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 6, रूरल डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, हमारे इंडिया में ज्यादातर एरिया जो है वो रूरल एरिया है। और अगर आप पूरे इंडिया को डेवलप करना चाहते हो तो आपको रूरल एरिया को डेवलप करना पड़ेगा। रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम इंप्रूव करते हैं रूरल एरिया के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को, इकोनॉमिकल और उनकी सोशल कंडीशन को इंक्रीज करते हैं। बिना रूरल एरिया को डेवलप करे हुए हम पूरी इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर सकते, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब रूरल एरिया को डेवलप करने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से डेवलप करेंगे, तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स लेके आएंगे। जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, पुराने रूल्स रेगुलेशंस रिलेटिंग टू लैंड, उनको हम चेंज करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे, एजुकेशन हेल्थ प्रोवाइड करेंगे रूरल एरिया में। रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। रूरल एरिया में क्लास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग फैसिलिटी की सुविधा नहीं है अच्छी, वो डेवलप करेंगे, तभी रूरल एरिया डेवलप होगा। गांव में बहुत सारी लोग जो है वो गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। अलग अलग टाइप के जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो गाँव में देखने को मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में। तो पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ ऐसे प्रोग्राम जिससे गरीबी को हटाया जा सके। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे रूरल एरिया में। क्यों गांव से लोग उठ के शहर में आ जाते हैं? क्योंकि गांव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो गांव में प्रोडक्टिव रिसोर्सेस यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे लोगों को। ब्रिक मेकिंग का काम हो, सीमेंट की फैक्ट्री का काम हो, या कोई भी अदर फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी, वहां पे एसईजेड बनाया जाएगा ताकि लोग शहर में मूव ना करें, अपने यहीं रह के काम करें। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, और बाकी जो कॉस्टिंग है उनकी वो कम आएगी हर जगह की। ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल एरिया को अगर आपको डेवलप करना है तो सबसे बड़ी जो चीज है वहां पे वो है रूरल क्रेडिट। देखो, बिना गांव के लोगों को उधार की सख्त जरूरत है। एग्रीकल्चर करते हैं क्लास या नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी वो कर रहे हैं, तो उनको सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एटसेट्रा, ट्रैक्टर वगैरह चाहिए, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए उनको पैसा चाहिए। तो अगर आप चाहते हो रूरल एरिया डेवलप करे तो सरकार को उनको क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करानी चाहिए, ताकि क्लास वो उधार ये सारी चीजें खरीदे, फिर फसल उगाने के बाद, फसल की कटाई करने के बाद फसल को बेच के आपका पेमेंट करा दे। तो कहीं ना कहीं अगर आप बैकवर्ड लोगों को हेल्प करना चाहते हो तो वो रूरल क्रेडिट के थ्रू हो सकता है। जब हम बात करते हैं रूरल क्रेडिट की, तो गांव में लोगों के पास 2 सोर्सेस हैं जिनसे क्लास वो उधार ले सकते हैं। पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, ये इनफॉर्मल सोर्सेस हैं, और दूसरा है क्लास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूरे चांसेस है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस मतलब जो सिंपली वो सोर्सेस है जहां पे क्लास लोग अपने रिश्तेदारों से, मनी लैंडर से, ट्रेडर, कमीशन एजेंट और लैंडलॉर्ड, इनसे उधार लेता है, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है। ये लोग अकाउंट्स में मैनिपुलेट करते हैं, अनरीजनेबल इंटरेस्ट की डिमांड करते हैं और गड़बड़ी करते हैं खाते में, और पेमेंट जो है वो लेने के बाद भी वो लोन कैंसिल नहीं करते। जिंदगी भर तक ये इनके बच्चे क्लास कर्जदार बने रहते हैं। सरकार का कोई भी इसमें क्लास कंट्रोल रेगुलेशन नहीं है। मनी लैंडर बेसिकली साहूकार होते हैं जिनका काम ही होता है उधार देने का। रिलेटिव से भी क्लास ले सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट या लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कमीशन और रिलेटिव तो इतना परेशान नहीं करते, बट कमीशन और ट्रेडिंग एजेंट क्या करते हैं,
ट्रेडर और कमीशन एजेंट, ये आपको पैसे देंगे और फसल कटने से पहले ही आपका पूरा फसल खरीद के क्लास कमीशन लेके किसी को बेच देंगे। लैंडलॉर्ड बेसिकली क्या होते हैं क्लास, जमींदार, वो लोग भी उधार दिया करते थे। तो जब बैंक्स नहीं थे, कोई इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस नहीं था, तो लोग इन सोर्सेस से उधार लिया करते थे, अपने जो क्रेडिट नीड को इन सोर्सेस से पूरा करते थे। इनको हम लोग बोलते हैं क्लास नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। अब ये है हमारे काम की चीज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। इसके अंदर आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, कुछ ऐसे ग्रुप के लोग जो बेसिकली एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं और लोगों को उधार देने का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी पर्पज से हो। लैंड डेवलपमेंट बैंक, बेसिकली लैंड डेवलपमेंट बैंक, अगर आप परमानेंट इंप्रूवमेंट कर रहे हो लैंड पे, या कोई क्लास ट्रैक्टर खरीद रहे हो, बड़ी बड़ी मशीनरी ले रहे हो, तो जनरली आमतौर पर 20 साल के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक उधार देती है। ये सारे के सारे जो सोर्सेस है ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा बिल्कुल नॉर्मल दिया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई मैनिपुलेशन, कोई धांधलेबाजी क्लास यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज ये क्लास वो एजेंसीज है जो कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। कमर्शियल बैंक से आप उधार ले सकते हो, जितने भी कमर्शियल बैंक का नाम सुनते हो, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, यस बैंक, एचडीएफसी। रीजनल रूरल बैंक, इसको बोलते हैं ग्रामीण बैंक। जहां पे कमर्शियल बैंक्स नहीं होते तो वहां पे रीजनल रूरल बैंक होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, इसको बोलते हैं ग्रामीण बैंक। इसके अलावा गवर्नमेंट तकावी लोन देती है लगभग 6% इंटरेस्ट पे। जहां पे सुनामी आ गई या बाढ़ आ गया या कोई भी आपदा आ गई तो सरकार वहां पे किसानों को उधार देती है, तकावी लोन। इसके अलावा क्लास नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड एक एपेक्स बॉडी है, जैसे आरबीआई एपेक्स है ना, उसी तरह से नाबार्ड एक एपेक्स बॉडी है जो पूरे के पूरे रूरल एरिया के बैंकिंग सिस्टम को, रूरल एरिया के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, देखता है कि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, जितने भी सोर्सेस हैं वो प्रॉपर तरीके से लोन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। और सबसे ज्यादा आने वाला जो सवाल है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसको हम लोग लिंकेज प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस भी बोलते हैं। इसमें सेविंग्स को प्रमोट किया जाता है, थ्रिफ्ट बोलते हैं जिसको, और बेसिकली इसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट होता है, वुमेन एम्पावरमेंट। और जो लोन बेसिकली होता है वो कंजप्शन पर्पस से होता है, ठीक है, कंजप्शन पर्पस के लिए लोन दिया जाता है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, कुछ महिलाओं का एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा सबसे कलेक्ट करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बट आजकल सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत सी और चीज़ें आ गई हैं, जहाँ पे जो गांव की महिलाएं होती हैं उनका रजिस्टर मेंटेन रहता है, एक ग्रुप बनता है और वो आंगनबाड़ी का काम हो गया और कोई काम कर रहे, सरकार की तरफ से फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं, तो इलाज सरकार की तरफ से फ्री होता है और बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। तो बेसिकली ये वो महिलाएं हैं जो बेसिकली सेविंग्स को प्रमोट करती हैं। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है और जो सारे पैसे इकट्ठा होते हैं 10 महिलाओं से, जो मान लो 10 महिलाओं ग्रुप है, उनसे जो पैसे इकट्ठा हुआ उससे क्लास एक बड़ी रकम करके किसी को उधार दिया जाता है और उससे जो ब्याज लिया जाता है वो सब आपस में बांट लेते हैं। तो सबका फायदा है, पैसे से पैसे बनता है यहाँ पे। इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सर रूरल एरिया में जब हम इतना डेवलप करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो है वो है इनसफिशिएंसी, यानी जितना पैसे की जरूरत है जो उतना क्लास पैसा मिलता नहीं है, जितना रूरल एरिया को पैसे की जरूरत है उतना पैसा क्लास मिलता नहीं। इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, सैंक्शन का जो अमाउंट है ना वो इनएडुकेट है। द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन टू द फार्मर बाय एजेंसीज इज वेरी मच इनएडुकेट फॉर मीटिंग देयर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। सिंपल सा मतलब है, इनएडुकेट अमाउंट का मतलब क्या है, अगर मान लो किसी को 10 लाख का लोन चाहिए तो उनको 6 लाख 5 लाख का ही लोन मिलता है। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है ना वो कम है। ड्यू टू हैवी डिमांड फॉर क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्सेस आर नॉट सफिशिएंट। बहुत ज़्यादा डिमांड है पैसों की, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस जो बैंक्स हैं, जो ग्रामीण बैंक्स हैं वो बहुत कम है, बहुत दूर दराज है। अर्बन एरिया में ज़्यादा है, रूरल एरिया में बहुत कम है। लेसर अटेंशन टू पुअर फार्मर, अगर ये बैंक है भी तो ये अमीर और मार्जिनल फार्मर्स को ही लोन देते हैं, जो गरीब किसान है, गरीब फार्मर्स हैं, उनको ये लोन देते ही नहीं है। और अगला है क्लास ग्रोइंग ओवरड्यू। द प्रॉब्लम ऑफ ओवरड्यूज इन एग्रीकल्चर क्रेडिट कंटिन्यू टू बी एन एरिया ऑफ कंसर्न। द रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चर एडवांस टू वेरियस इंस्टीट्यूशन इज आल्सो नॉट सेटिस्फैक्टरी। ध्यान रखना, जो बेसिकली किसानों को लोन दिया जाता है ना उनसे वापस नहीं आता। ये लोग चिंता करते हैं कि यार किसान लोग जानबूझ के पैसे नहीं लौटाते और बाद में सरकार से लोन की माफी की डिमांड करते हैं, हड़ताल करते हैं, जिसकी वजह से किसानों को भी धीरे धीरे लोन देना इन लोगों ने कम कर दिया है। दिस इज कॉल्ड ग्रोइंग ओवरड्यू, क्योंकि उनका ओवरड्यू बहुत बढ़ता चला जाता है और बैंक का वो ओवरड्यू बन जाता है एनपीए, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बिकॉज बैंक जो लोन देती है वो बैंक के लिए क्या होता है क्लास, एसेट्स होता है, और जब वो लोन नहीं मिलता है तो क्लास वो बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए।
अब रूरल एरिया में मार्केटिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए आ गया एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। द एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम रेफर्स टू सिस्टम थ्रू विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रीच टू आवर टेबल। देखो, किसान अनाज उगाता है, साग सब्जी फल फ्रूट्स मतलब फल उगाता है, या उसका जो पैदावार है वो हमारे तक कैसे पहुंचता है, चाहे वो प्रोसेस फूड के रूप में, पैक फूड के रूप में, जैसे भी हमारे पास आता है, ये इसके थ्रू आता है एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम के अंदर। ये है क्या? इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर क्या आता है? असेंबलिंग, स्टोरेज, उसको प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, ग्रेडिंग करना, अलग अलग क्वालिटी के बेसिस पे बांटना, और इस तरीके से पूरे कंट्री में उसे पहुंचाना। यानी कि किसान ने मान लो आलू उगाया, तो उसको पूरा का पूरा चिप्स बना के, टमाटर का केचप बना के हमारे घर तक पहुंचा देना, या फिर साग सब्जी या फिर क्लास फल हो गया, वो सब हमारे घर तक जो पहुंचता है पूरा पैक होके, या जिस भी वे में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ग्रेडिंग के थ्रू हमारे घर तक पहुंचता है, उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। किसानों को दिक्कत क्या क्या होती थी? मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर, जो बड़े बड़े ट्रेडर, आज भी किसान क्लास हड़ताल पे बैठा हुआ है पंजाब में, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये जो मैनिपुलेशंस हैं बड़े बड़े ट्रेडर द्वारा, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट कैसे करते हैं? गलत वजन करते हैं, आपका सारा का सारा अनाज जो है फॉल्ट वे करके, मान लो आपका 200 किलो अनाज है तो वो उसको 150 किलो, 170 किलो दिखा देंगे। मैनिपुलेट करते हैं, अकाउंट्स में, खाते में मैनिपुलेट करते हैं। किसानों को मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं पता रहती, मार्केट में किस प्राइस पे बिक रहा है, तो वो बेचारे सस्ते में अपना सारा अनाज बेच देते हैं, क्योंकि बेचारे किसान फंसे हुए हैं, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। वो इतनी दूर से ट्रैक्टर में भर के या फिर बैलगाड़ी में भर के अपना अनाज लेके आए, वापस लेके नहीं जाएगा, वो और खर्चा आ जाएगा उसके लिए, स्टोर कर नहीं सकता, खराब हो जाएगा। फसल खराब हो गई ना क्लास, पूरी की पूरी अगर पैदावार खराब अगर हो गई तो क्या करेंगे वो? तो इसीलिए क्लास मजबूरन जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो किसानों का अनाज जो है सस्ते रेट में ले लेते हैं और फायदा उठाते हैं। फिर सरकार ने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए। उसमें से जो पहला स्टेप्स है रेगुलेटेड मार्केट, मार्केट को रेगुलेट कर दिया। मार्केट वो प्लेस है जहां पे बायर सेलर मिलते हैं, उस प्लेस को रेगुलेट कर दिया। सरकार ने बोला भाई देखो, इस रेगुलेटेड मार्केट में एक बंदा सरकार की तरफ से बैठेगा, एक बैठेगा ट्रेडर की तरफ से, एक बैठेगा फार्मर की तरफ से, तीनों मिलके प्राइस को डिसाइड करेंगे, और जो प्राइस डिसाइड होगा उस प्राइस में किसान अपना अनाज क्लास ट्रेडर्स को बेचेगा। यहाँ पे झोल नहीं हो सकता, फ्रॉड नहीं हो सकता, बिकॉज गवर्नमेंट का बंदा भी यहाँ बैठा हुआ है, ट्रेडर का बंदा भी बैठा हुआ है, किसान का बंदा भी बैठा। मार्केट रेगुलेट, नियंत्रण कर लिया मार्केट को। अगला है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लास अमूल। अमूल कोऑपरेटिव मार्केटिंग है, बेसिकली सब लोग मिलजुल के जो है काम करेंगे। बेसिकली अमूल ने करा क्या, जितने भी लोग जिनके पास क्लास काव बफेलो थे, उनसे बोला जो भी दूध आता है वो आप हमें दो, हम आपको अच्छे पैसे देंगे। तो क्लास उसमें उनको, किसानों को पैसे मिल गए, या जो भी एनिमल हस्बेंड्री काम कर रहे हैं, डेयरी का काम कर रहे हैं, उनको पैसे मिल गए, और ये सारा दूध प्रोसेस करके, इसकी ग्रेडिंग करके, क्वालिटी टेस्टिंग करके अमूल ने शहर शहर में भेजना चालू किया, जहाँ पे क्लास लोग गाय भैंस नहीं पालते। इसको बोलते हैं क्लास कोऑपरेटिव मार्केटिंग। वैसे एग्जाम्पल है क्लास अमूल का। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को इंप्रूव करवाए, सड़क पक्की बनवाई, वेयर हाउसेज बनाए, कोल्ड स्टोरेज बनाए, जहां पे किसान क्लास अपने अनाज को स्टोर कर सकता है, सही सही समय आने पे बेचेगा। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्लास बेसिकली 3 चीजें आती हैं। सरकार ने एमएसपी डिसाइड किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसी पे मुद्दे पे क्लास पहले भी किसान हड़ताल पे बैठे हुए थे। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, गवर्नमेंट फिक्स करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक राइस, व्हीट, पेज, कॉटन, शुगर कैन, पल्सेस एक्सेट्रा। इन सब का ना एक ऐसा प्राइस सरकार ने फिक्स कर दिया कि भाई ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तुम अगर 100 रुपए लगा के गन्ना उगा रहे हो, या 100 रुपए लगा के क्लास तुम राइस, व्हीट उगा रहे हो, तो हम आपको 150 देंगे, 50% एक्स्ट्रा देंगे, और ये मिनिमम है, ये कम से कम है। इससे ज्यादा तुम्हें ट्रेडर दे रहा है तो ट्रेडर को बेच दो, नहीं तो हमको बेच ही दो। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अच्छे दामों पे किसानों से सारा का सारा अनाज खरीद लेती है। उस अच्छे दाम को बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये बेसिकली किसानों को सपोर्ट करने के लिए होता है कि आपको अच्छा दाम मिले, ताकि आप खेती बाड़ी करो। अगर किसान खेती बाड़ी नहीं करेगा तो अनाज हमें क्लास 200, 400, 500, 1000 रुपए किलो तक भी मिलेगा, और मजबूरी है, खाना तो है ही, हम खरीदेंगे। अगला मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सारा अनाज खरीद के अपने पास बफर स्टॉक इकट्ठा करती है। बफर स्टॉक का मतलब क्या है, लंबे समय तक उसको स्टोर करके रखती है, ताकि कल को इमरजेंसी आ जाए, कल को कहीं किसी स्टेट में क्लास फ्लड आ जाए, कहीं पे कोई आपदा आ जाए, वॉर छिड़ जाए, तो हमारे पास अनाज होना चाहिए। अगला है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सरकार इन अनाज से क्लास राशन की दुकानों पे गरीबों को राशन भी बांटती है। इसको बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उन लोगों को सरकार इन्हीं अनाज से राशन भी बांटती है। ठीक है, तो ये इन तीनों को बोलते हैं डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, और एक इसके अंदर आता है मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, अब किसानों को और सपोर्ट करने के लिए ना क्लास बहुत सारी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो बेसिकली
किसानों को क्या करती है, पैसे देती है, इनको अच्छे बीज देती है, प्रॉपर कंडीशन बताती है, और किसान लोग क्या करते हैं क्लास, जो आलू ऐसा KFC है उसको आलू चाहिए, गोभी चाहिए, मैकडोनल्ड्स को चाहिए आलू, बर्गर किंग को जो भी आप देखते हो इनके बर्गर के अंदर जो चीजें होता है वो फिर उगाई जाती हैं, ठीक है। तो उनको उगाने के लिए लोग पैसे देते हैं, और क्लास एक जैसे आलू मैकडी का तो आप फ्रेंच फ्राइज खा लो पूरे इंडिया में कहीं भी आपको सेम टेस्ट मिलेगा। तो वो एक जैसा प्रोडक्ट उनसे उगवाते हैं और किसानों को अच्छा खासा पैसा देते हैं। तो एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग दैट हैज इमर्ज आर चैनल वेयर फार्मर कैन डायरेक्टली, आजकल क्लास फार्मर अपना अनाज डायरेक्टली बेच सकता है कंज्यूमर को, उसके पास राइट है। बहुत सारी मंडी बना दी गई सरकार के द्वारा, अपनी मंडी पंजाब हरियाणा राजस्थान में, हरदासपुर मंडी पुणे में है, ऋतु बाजार जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है आंध्र प्रदेश का, उजावर सैंडीज तमिलनाडु का, ठीक है। इसी तरीके से दिल्ली में और अलग अलग जगह पे क्लास मंडी बनी हुई है जहाँ पे किसान अपना अनाज डायरेक्टली लेके आता है और डायरेक्टली लोगों को बेचता है। इसके अलावा क्लास मैंने आपको बताया बहुत सारे नेशनल और मल्टीनेशनल चेन्स हैं जो किसानों की हेल्प करते हैं क्लास कि आप बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट उगाओ, हम आपको अच्छा पैसा देंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अगर आपको पता हो इस चैप्टर के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग सिलेबस के अंदर है और इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिकली खेतीबाड़ी करना, बिना इंसेक्टिसाइड, बिना पेस्टिसाइड, किसी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेंगे, मिट्टी को खराब नहीं करेंगे, सॉइल हेल्थ पे फोकस करेंगे ना कि प्लांट हेल्थ पे, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। ग्रीन मैन्योर का यूज करेंगे। इट इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलीज ऑन टेक्निक सच अ क्रॉप, जैसे क्रॉप रोटेशन करेंगे, ग्रीन मैन्योर का यूज करेंगे, कॉम्पोस्ट का यूज करेंगे, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का यूज करेंगे। कॉम्पोस्ट आपने देखा होगा गाँव में बचा हुआ खाना, बासी चीजें, कटे कुटे पेड़ के पत्ते पुत्ते एक जगह गोबर वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं, वो खाद की तरह काम करता है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस सेफ एंड हेल्दी फूड विदाउट लिविंग एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। सेफ फूड है, हेल्दी फूड है, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है क्लास, और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लास सॉइल को भी, सॉइल की हेल्थ पे भी काम करता है। बेनिफिट क्या है क्लास, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज नेचुरल एनवायरनमेंट टू इनहैंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एग्रीकल्चर। प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फार्मिंग पेस्टिसाइड फ्री होता है क्लास, क्रॉप डाइवर्सिटी इसके अंदर होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कई कई डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप हम लोग उगा सकते हैं, मल्टीपल क्रॉप उगा सकते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है इससे। ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्थ भी बढ़ाता है लोगों की, ऑब्वियसली क्लास सॉइल और इकोसिस्टम दोनों का भी ख्याल रखता है। अगर आप छिड़काव करोगे क्लास इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का, तो बहुत सारे जानवर पंछियाँ मर जाते हैं उसे खा के, वो जहर की तरह होता है, हमें भी नुकसान पहुंचता है जीव जंतु को, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं होता। यूजिंग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट होता है क्लास। अगर आप फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का छिड़काव करोगे तो वो अल्टीमेटली बह के नदियों में जाएगा, तो ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट होगा। तो इससे क्लास ग्राउंड वाटर पॉल्यूट नहीं होता और पूरा इन्वायरमेंट जो सेफ रहता है, वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होता ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से, यह है बेनिफिट। बट कुछ प्रॉब्लम भी है, ऑब्वियसली क्लास महंगा मिलता है, उसका इनपुट महंगा मिलता है। आप ऑर्गेनिक फूड खरीद, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स फ्रूट्स खरीदने जाओ मार्केट में, देखो आपको महंगा मिलेगा, तो इनपुट कॉस्ट बहुत हाई है। लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है उस बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग फैसिलिटी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग फेसेस प्रॉब्लम्स ऑफ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज। इनपुट कॉस्ट बहुत हाई है, तो ये सारे के सारे क्या है क्लास, डीमेरिट है। इसके अलावा आउटपुट बहुत कम है भाई। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर का छिड़काव करोगे तो उससे आपका पौधा प्रोडक्ट रहेगा और बहुत ज़्यादा आउटपुट आपका बढ़ेगा, बट यहाँ पे आउटपुट बहुत कम है और जो फूड का लाइफ है ना वो बहुत शॉर्ट है। देखो यार, ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ वैक्स वगैरह नहीं लगाया जाता फ्रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से क्लास वो जल्दी ख़राब हो जाता है। यहाँ वैक्स वगैरह लगाता है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ना इसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो वो लंबे समय तक चल जाता है। आप देखते हो चमकीले सेब मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा प्लास्टिक का सेब है, तो वो वैक्स लगाया जाता है उसके ऊपर। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्योर नेचुरल तरीके से काम करता है और जिसकी वजह से वो काफ़ी हेल्दी रहता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा आपको, बट दिक्कत ये वो जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। अगला है डाइवर्सिफिकेशन। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। गांव में सभी कोई खेती बाड़ी कर रहा है तो कुछ ना कुछ डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू इधर चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न और ऑफ फार्मर्स ऑप्टिंग फॉर द अदर नॉन फार्मिंग ऑप्शन लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा। मतलब खेती बाड़ी ना करके कुछ और ऑप्शन देखो, कुछ और काम करो। दिस प्रैक्टिसेस अलाउ फार्मर टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन विच helps to generate higher level of income. Changing a cropping pattern implies the diversification between food and non-food crop, conventional crop और horticulture, high value और low value crop। मतलब खेती बाड़ी के अलावा भी काम करो, उससे फायदा क्या होगा, इससे रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। कल को अगर क्लास खेती बाड़ी नहीं हो पाती तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप कुछ और काम कर रहे हो। मल्टीपल क्रॉप उगाया जा सकता है क्लास स्मॉल फील्ड ऑफ लैंड पे, तो आप क्लास ना क्रॉप को रोटेट करो, उससे आपकी पैदावार बढ़ेगी, कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी क्राउडेड है, तो आप क्लास आप
कुछ ना कुछ एक एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जरूर जनरेट करो। सब खेती बाड़ी करोगे तो काम नहीं चलेगा। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से क्लास पेस्ट कंट्रोल होता है, तो हो ही गया क्लास ये सेम पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट खासकर आपको लिखना है, बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, जो पेपर में क्लास आ सकता है। अब कौन कौन से नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो सबसे पहला है क्लास एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, या इसको लाइव स्टॉक फार्मिंग बोलते हैं, पशु पालन करना, ठीक है। सुअर पाल रहे हो क्लास, या फिर क्लास गाय भैंस पाल, कोई भी क्लास आप जानवर पाल रहे हो, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन क्लास वो जानवर जो दूध देते हैं उसको बोलते हैं क्लास क्या, डेयरी। और एनिमल हस्बेंड्री में वो भी आता है, पोल्ट्री फार्मिंग भी आता है। सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो है पोल्ट्री फार्मिंग का। एनिमल हस्बेंड्री में भी इंडिया में सबसे बड़ा हिस्सा क्या है क्लास, पोल्ट्री फार्मिंग का, जो मुर्गी पालन होता है, ठीक है। अगला है फिशरीज, मछली पालन आप कर सकते हो। मछली जो पालते हैं कम्युनिटी वो बहुत गरीब है, वो बहुत गरीब रहते हैं, वो बहुत रिस्क लेते हैं, हमेशा पानी पे ही रहते हैं। बट आप फिशिंग भी, फिशरीज पे काम कर सकते हो, अपना खुद का क्लास मछली पालन का प्लांट लगा सकते हो, या फिर क्लास प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट, सरकार काफ़ी सब्सिडी भी देती है इन सब चीज़ों पे, मछलियों के दाने वगैरह पे। अगला है क्लास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बेसिकली जो हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, ठीक है, हनी बी है, बी कीपिंग है, ये सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर, जो ट्यूबर क्रॉप्स हैं, है ना, ट्यूबर क्रॉप जो होती हैं, ये सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर के अंदर आती हैं। बहुत अच्छी खासी इनकम क्लास हॉर्टिकल्चर के अंदर किसान जनरेट करता है। अगला क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटाबेस इनकम। यहाँ पे आप डेटा कलेक्ट करते हो, गाँव में कहाँ पे कितनी फसल हुई, कितनी पैदावार हुई, कौन कौन सी फसल हुई, सारा का सारा डेटा कलेक्ट करते हो और ये क्लास सरकार को देते हो, तो आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इनको करके भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, मतलब एक एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हो खेतीबाड़ी से हटके। तो अपने गाँव में देखा होगा लोग करते हैं, कोई कोई बकरी पाल रहा है, कोई गाय भैंस पाल रहा है, कोई कुछ ना कुछ पाल रहा है, कोई मुर्गी पालन कर रहा है, कोई मछली पालन कर रहा है, कोई हॉर्टिकल्चर काम तो मेजर लोग करते हैं। अपने बारी में, आंगन में देखा होगा आपने, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, या फिर क्लास अदरक हो गया, खीरा हो गया, तोरई हो गई, टमाटर हो गया, ऐसी चीजें क्लास उगाते हैं और उससे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। या बीन्स हो गए। तो प्रेजेंटली इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इन द वर्ल्ड, और लीडिंग टू मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैश्यू नट एक्सेट्रा। पहला तो चाइना है। फॉर इनहैंसिंग द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर, मोर इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम और मार्केटिंग लिंकेज प्रोग्राम। हॉर्टिकल्चर प्रोवाइड ग्रेट स्कोप ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। गोल्डन रेवोल्यूशन आपको पता है क्लास, आपने व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ लिया, मिल्क के लिए है। इसके अलावा आपने व्हाइट रेवोल्यूशन तो मिल्क के लिए है, इसके अलावा आपने एक और रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, वीट और राइस के लिए है। गोल्डन रेवोल्यूशन भी है, आपको पता है क्लास की जो ऑपरेशन फ्लड है वो व्हाइट रेवोल्यूशन है, वो मिल्क के लिए था। उसके बाद इंडिया नंबर 1 पे आ गया, डॉक्टर वर्गीस ने इसको चालू किया था ऑपरेशन फ्लड, जिसको आज अमूल बोलते हैं। उसके बाद इंडिया मिल्क प्रोड्यूस में नंबर 1 पे आ गया था, वो था व्हाइट रेवोल्यूशन। सिमिलरली गोल्डन रेवोल्यूशन वो पीरियड है क्लास जहाँ पे 1991 से 2003 का, नोन एज गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया। द गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ हनी, हॉर्टिकल्चर, हनी मतलब हनी बी कीपिंग के अंदर आ गया ना, हनी और हॉर्टिकल्चर की वजह से क्लास उसको गोल्डन रेवोल्यूशन कहा जाता है। अगला है क्लास येलो रेवोल्यूशन, वो बेसिकली एडिबल ऑयल, सरसों, ठीक है, एडिबल ऑयल हो गया, या फिर समझ लो सीसम का सीड, सीसम या फिर मस्टर्ड ऑयल, ये तिल होता है, तिल से वो बनता है तेल, और बाकी सरसों तो पता ही है आप। तो इसके लिए क्या होता है क्लास, येलो रेवोल्यूशन, इसके लिए एडिबल ऑयल के लिए होता है, जो खाने पकाने के लिए तेल इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये चैप्टर क्लास हमारा कवर हो गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर। एटलीस्ट 2 चैप्टर पढ़ो, आप चाहो तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, बट कंप्लीट करना है पूरा सिलेबस एट एनी कॉस्ट, और आज ही खत्म करना है। बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी, तो 1 दिन का गैप आप और ले लो, कल कर लेना, बट मेरे हिसाब से आज रात तक आपको पूरा खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहला है क्लास, एम्प्लॉयमेंट मतलब जो इंसान कुछ काम कर रहा है अपने जीवन को व्यापन करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लास एम्प्लॉयमेंट। हम सब लोग काम करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, और हमारा पैसे कमाना अच्छा है और सारे लोगों के लिए जिनसे हम लोग सामान खरीदते हैं। मैं पैसे कमाता हूँ तभी तो मैं 4 लोगों के लिए खर्च करता हूँ, तभी 4 लोगों को इनकम मिलती है। सबका पैसा कमाना सबके लिए अच्छी है, अच्छी बात है। नाउ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, बेसिकली लेबर फोर्स कहते किसको, देखो लेबर फोर्स वो लोग हैं कितने लोग अवेलेबल है काम करने के लिए, दोज हु आर एबल टू वर्क, दोज हु हैव क्लास स्किल्स, वो काम करना चाहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, दिस इज कॉल्ड लेबर फोर्स। ध्यान रखना, लेबर फोर्स मतलब वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, उसमें से कुछ के पास काम है,
कुछ के पास काम नहीं है। तो अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, लेबर फोर्स। जो एम्प्लॉयड है, जिनके पास काम है, उनको हम लोग बोलते हैं वर्क फोर्स, दोज हु हैव वर्क। 100 लोग एक स्कूल से, एक कॉलेज से निकले, 100 के 100 लोग जो है वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब काम करने लायक हैं, सब काम करना चाहते हैं, वो 100 के 100 को बोलते हैं लेबर फोर्स। उसमें से 70 को काम मिल गया, दे आर कॉल्ड वर्क फोर्स। 30 को काम नहीं मिला, दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो लेबर फोर्स इज द सम ऑफ एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, बेसिकली फॉर्मूला क्या है, ऊपर आएगा लेबर फोर्स, नीचे आएगा टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू 100। इसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स आ गया ऊपर, नीचे आ गया वर्किंग पॉपुलेशन इनटू 100। और लेबर सप्लाई किसे कहते हैं, कितने घंटे लेबर काम करने के लिए रेडी है गिवन वेज रेट पे, उसको हम लोग बोलते हैं लेबर सप्लाई। वर्क फोर्स मैंने बता दिया क्लास, जिसके पास काम है उसको बोलते हैं वर्कर। द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज वर्क फोर्स। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके पास काम है, जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो वर्क फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, लेबर फोर्स में से नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क। मेरी बात समझ रहे हो, वर्क फोर्स प्लस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा लेबर फोर्स। और लेबर फोर्स में से नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क घटा दोगे तो आ जाएगा आपका वर्क फोर्स। नेक्स्ट है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड पर 1000 पीपल। हर 1000 लोगों में से कितने लोगों के पास काम है, दिस इज कॉल्ड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, परसेंटेज में लाना चाहते हो इनटू 100 कर देना। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है क्लास, नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स हैं, और पॉपुलेशन कितना है। पॉपुलेशन मतलब वो पॉपुलेशन जो काम करने के लिए रेडी है, उसमें से कितने के पास काम है। देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, वो पॉपुलेशन 14 से 64 साल के एज, बूढ़ों को हटा दो क्लास और बच्चों को हटा दो, तो वो लोग में से कितने लोग सक्षम है काम करने के लिए, काम करना चाहते हैं, वो आ गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। बट वर्क फोर्स के अंदर आ गया उतने में से कितने के पास काम है। और लेबर फोर्स और वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जितना ज्यादा होगा, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है इकोनॉमी के लिए। जितने सक्षम लोग मिलेंगे और जो काम करने वाले लोग जितने ज्यादा मिलेंगे ना, उतना समझ लो अच्छा है। अब इस चैप्टर में बहुत सारा डाटा है, मैं एक एक करके सभी डाटा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको एग्जामिनेशन में डाटा डायरेक्टली पूछेगा नहीं, कुछ डेटा है जो पूछ सकता है, और जो मैं क्लास आपको बताऊंगा भी आज और दिखाऊंगा भी आपको क्लास, इस डेटा से कैसे कैसे सवाल पूछेगा। थोड़े बहुत डेटा से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, बट मेजोरिटी जो डेटा है ना, वो आपको बोलेगा एक एक्सप्लेन करो, इसका पूरा आंसर एक्सप्लेन करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी करके, कंप्लीट बोलेगा कि एक्सप्लेन करके बताओ कि ये क्या है, इस चार्ट को एक्सप्लेन करो। तो तुम्हें सिर्फ इनको वर्ड्स में लिखना है। मान लो ये आ गया वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तुम्हें सिर्फ लिखना है ये रूरल एरिया में जो मैन का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 51.7% है, अर्बन एरिया में 53, टोटल 52 है। तो आप देख सकते हो कि रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में जो मैन का पॉपुलेशन है वो ज्यादा, अर्बन एरिया में मैन ज्यादा काम करते हैं कि क्लास वहां पे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है घर परिवार चलाने के लिए, महिलाएं वहां कम काम करती हैं। वुमेन जो है वो 17.5% जो वुमेन है वो रूरल एरिया में काम करते हैं, और 14.2% वुमेन काम करते हैं अर्बन एरिया में, ज्यादातर महिलाएं हाउसवाइफ रहती हैं। तो इस तरीके से आपको डेटा एक्सप्लेन करना है और एक एक पॉइंट का रीजन लिखना है। रीजन जिसका आता है उसका लिख दो, जिसका नहीं आता उसका मत लिखो, लेकिन डेटा को नंबर वर्ड्स में प्रेजेंट करना है बस। ऐसा आ जाएगा, बोलेगा आप इसे एक्सप्लेन करो, दैट्स इट, खत्म। अलग से डेटा नहीं पूछेगा, बताओ कितना परसेंटेज था, 14.2, रट्टा मत मारो, वो डेटा चेंज होता रहता है, उसे याद करने का कोई फायदा नहीं। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बताता है क्लास, रूरल एरिया में जो मैन का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 51.7% है, अर्बन एरिया में ज्यादा है। टोटल मैन का अब देखो जो काम करने वाले लोग में मैन की जॉब ज्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन। 100 में से सिर्फ 16 वुमेन काम कर रही है, मैन काम कर रहे हैं 52। तो मैन का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन। वुमेन को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, सोशल कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे महिलाओं को बोला जाता है घर का काम करो, बाहर काम जो है वो मर्द करेगा। तो ये सोच है, सोशल थिंकिंग जो है, उस वजह से जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है टोटल मेल्स की वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। महिलाओं का जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है रूरल एरिया में वो 17.5 है, अर्बन एरिया में 14.2 है। तो महिला ज्यादातर काम कर रही हैं रूरल एरिया में और मेन ज्यादातर काम कर रहे हैं अर्बन एरिया में। ठीक है, टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल एरिया का 35 है, ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया 33.9। तो इस तरीके से इस डेटा को बस आपने एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं, रट्टा नहीं मारना। हाँ, आप ये ज्यादा समझ सकते हो ज्यादातर कि कौन ज्यादा है कौन कम है, कोई ज्यादा क्यों है कोई कम क्यों है, ये बस समझ सकते हो। एग्जैक्ट नंबर पॉसिबल नहीं है रट्टा मारना।
अच्छा हाँ, एम्प्लॉयमेंट बेसिकली मैंने बता दिया क्लास, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो लोगों को इस लायक बनाता है कि वो काम कर सके, ठीक है। तो अगर वो खुद का काम करते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और अगर वो किसी के अंडर काम करते हैं दैट इज कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट, राइट। अब एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन 17-18 की बात करें, ये डेटा आप रट्टा मारना, इसको कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे मुझे लिख के दिखाना। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो खुद के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, खुद के लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप खुद का यूज कर रहे हैं, वो है 52.2%। यानी कि जो अपना खुद का काम कर रहे हैं लोग, वो लोग क्लास 100 में से 50, सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे इंगेज है? सेल्फ एम्प्लॉयड में। खुद की दुकान है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, खुद का कोई भी काम कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस करते हैं। और रूरल एरिया में ज्यादातर देखा होगा लोग अपना खुद का काम करते हैं, वहाँ फैक्ट्री वगैरह इतनी ज्यादा होती नहीं है जैसे अर्बन एरिया में एसईजेड बने होते हैं। रेगुलर वर्कर, देखो रेगुलर वर्कर वो लोग हैं जिनको परमानेंट सैलरी मिली हुई है, कंपनी की तरफ से बोनस मिलता है, ग्रेचुइटी मिलता है, पीएफ मिलता है, उनका इंश्योरेंस है, उनको क्लास सोशल सिक्योरिटी मिली हुई है, कोई उनको निकाल नहीं सकता विदाउट क्लास प्रॉपर रीजन, आप उसको निकाल नहीं सकते। परमानेंट जॉब जिनकी है, कंपनी के पेरोल पे जो है, थर्ड पार्टी नहीं है, वो 22.8%। और जो कैजुअल वर्कर्स हैं, जो कैजुअल वर्कर हैं जिनको कभी भी निकाल दिया जा सकता है, कुछ नहीं पता, काम है तो रखा है, काम नहीं तो निकाल दिया, दे आर जस्ट 25%। तो टोटल जो परसेंटेज आ रहा है क्लास वो क्या है? 100%, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग 52.2 समझ लो आपका हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड, 22.8 आपका हो गया रेगुलर वर्कर, और 25% जो लोग हैं वो क्या है क्लास आपका? कैजुअल वर्कर। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट बता दिया मैंने, अपना खुद का रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, खुद का काम कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड। और क्लास अगर किसी के अंडर काम करते हो, मैंने खुद का अपना एक डॉक्टर खुद की क्लिनिक पे काम कर रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और वो किसी हॉस्पिटल में जाके काम कर रहा है, सैलरी ले रहा है, तो वो वेज एम्प्लॉयड है। अब जो वेज एम्प्लॉयड है उसको हायर्ड वर्कर्स ही बोलते हैं, और दो टाइप के हैं, रेगुलर और कैजुअल। मैं दोनों आपको बता चुका हूँ। परमानेंट जॉब हो गया, ये कैजुअल वर्कर है, निकाल दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिस। अब ये याद करते हैं जरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, जेंडर बेसिस पे एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले जो मेल वर्कर्स है, मेल वर्कर में 52% मेल वर्कर। देखो आपको ना सिर्फ इसे समझना है और कुछ नहीं, डेटा दिया हुआ आएगा, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो 52% ऑफ मेल वर्कर्स जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और 52% फीमेल वर्कर भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, हेडिंग डालोगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर्स, both male and female, 52% of workers are depending on self-employed, ठीक है, वो अपना खुद का काम कर रहे हैं 52% लोग, ठीक है। रेगुलर वर्कर्स की बात करें तो 24%, ये देखो डेटा भी आपका 52 हो गया, और ये बराबर बराबर 24% लोग जो हैं मेल हैं वो रेगुलर वर्कर, और 24 कैजुअल वर्कर है, बराबर बराबर। बट फीमेल की केस में 21% जो है वो रेगुलर है और 27% कैजुअल है, बिकॉज महिलाओं को लॉन्ग टर्म के लिए जॉब नहीं दिया जाता। उनकी क्लास एक तो इतने हायर एजुकेशन महिलाओं की हुई नहीं रहती, और दूसरी बात शादी के बाद उनको जॉब छोड़ना होता है, तो उनको परमानेंट जॉब बहुत कम दी जाती है, ऑफर नहीं की जाती, और सोसाइटी भी क्लास अलाउ नहीं करता, जिसकी वजह से तादाद जो है उनका क्लास 27% है। मतलब कहीं जाके काम करे अलाउ नहीं है, अपने घर करे, ठीक है। तो एक लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हायर एजुकेशन की वजह से जो महिलाओं का रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज है ना 21% है, जस्ट कैजुअल वर्कर 27 है। एक रीजन हो गया, याद हो गया 52 24 24, 52 21 27, कॉप में बना के 2-3 बार बना लोगे तो क्यों नहीं याद रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाई जेंडर हो गया। अगला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाई रीजन, रीजन के बेसिस पे। तो देखो ये अर्बन वर्कर है, ये हो गया रूरल वर्कर, रीजन मतलब रूरल अर्बन, रूरल अर्बन, जेंडर मतलब मेल फीमेल। तो जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज है ना वो 47% है अर्बन एरिया में। देखो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज 47% है अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में 13। एक सेकंड, हाँ, तो जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज है ना वो सबसे ज्यादा अर्बन एरिया, पक्की जॉब अर्बन एरिया में लगती है, रूरल एरिया में सबसे कम, ओनली 13%। कैजुअल वर्कर पढ़े लिखे होते हैं अर्बन एरिया में, फैक्ट्री वगैरह ज्यादा होती है, वहां पे स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। कैजुअल वर्कर सिर्फ 15% है, यानी कि अर्बन एरिया में कैजुअल वर्कर सिर्फ 15% है, जबकि रूरल एरिया में क्लास लगभग डबल है, 29%। और रही बात सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो खुद का काम जो करते हैं वो रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं जो खुद का काम करते हैं 58, और अर्बन एरिया में ये सिर्फ 30% है। अर्बन एरिया में ज़्यादातर काम कैजुअल और रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज़ का पोर्शन सबसे ज़्यादा है, जबकि रूरल एरिया में जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका पोर्शन सबसे ज़्यादा है। तो ये आपको डेटा एक्सप्लेन करना है, एक आध के रीज़न आपको लिख देना है कि ये ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है, दैट्स इट।
ये भी क्लास आपको याद करना है, ये वो चीज़ें जो आप कमेंट में मुझे लिख के दिखाओगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर आज भी सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है, लगभग 45% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं और 24% लोग सेकेंडरी में और क्लास 31% लोग टर्चरी में काम करते हैं। हालांकि टर्चरी सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है, बट सबसे ज्यादा लोग आज भी अप्रोक्सीमेटली 50% लोग जो है आज भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर एंगेज हैं। अच्छा, अब एक चीज मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे पक्का पता है तुम्हें पता होगा, बहुत बेसिक बातें हैं, पर प्लीज कमेंट में लिखना, मैं पिन करूंगा कमेंट, इसका सबसे अच्छा हुआ। प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन कौन सी जॉब्स आती हैं और तुम सब भी पढ़ना उसको। सेकेंडरी के अंदर क्या क्या आता है, टर्चरी के अंदर क्या क्या आता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है वो सेकेंडरी के अंदर आता है, इसी तरह से प्राइमरी में और क्या क्या आता है एग्रीकल्चर के अलावा, और टर्चरी में क्या क्या आता है, ये आपको क्लास बताना है। जितना मैक्सिमम हो सके उतना लिखो, एमसीक्यू में आ सकता है। अब ये एम्प्लॉयमेंट है रूरल और अर्बन एम्प्लॉयमेंट। अब समझना, यहाँ पे हमने देखा कि टोटल प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग इंगेज हैं, है ना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं अलग अलग सेक्टर प्लस अलग अलग रीजन में भी। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा ध्यान समझना, अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा लोग टर्चरी सेक्टर में काम करते हैं, 59.1%। टर्चरी में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, उससे कम लोग काम करते हैं क्लास सेकेंडरी में, उससे कम लोग काम करते हैं प्राइमरी में। यानी कि अर्बन एरिया में लगभग 59% लोग टर्चरी में, 34% लोग जो है सेकेंडरी में, और सिर्फ 6.6% लोग जो है वो प्राइमरी में काम करते हैं। अर्बन एरिया में कोई खेतीबाड़ी करता ही नहीं है, तो परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन उल्टा है रूरल एरिया के केसेस में। रूरल एरिया के केसेस में अगर आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं, रूरल एरिया में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं क्लास खेती बाड़ी, 59.8% लोग प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी का सबसे ज्यादा है। फिर है क्लास आपका सेकेंडरी 20.4%, और फिर है क्लास आपका टर्चरी। तो सबसे कम अर्बन एरिया में टर्चरी सेक्टर में, बिल्कुल उल्टा, ये सबसे पी ज्यादा, सबसे ज्यादा पी है वहां पे, सबसे कम है पी, बिल्कुल उल्टा। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्चरी, यहाँ पे सबसे ज्यादा टर्चरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। तो ये दोनों डेटा, इसमें तो ज्यादा कम याद रखना, बस ये याद रखना जो मैंने बनाया एरो लगा के ग्रेटर देन वाला, और डेटा ना याद करो तो भी चलेगा, बट इस केस में आपको डेटा भी याद करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर टर्चरी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, प्राइमरी, टर्चरी, फिर सेकेंडरी। सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं, प्राइमरी में, फिर सेकेंड में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं टर्चरी में, फिर कर रहे हैं क्लास सेकेंडरी सेक्टर में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेल और फीमेल। अब देखो यहाँ पे हम सिर्फ मेल फीमेल की बात कर रहे हैं, रीजन की बात नहीं कर रहे। रीजन की बात उससे पहले कर चुके थे, यहाँ मेल फीमेल की बात करेंगे। 33% ऑफ मेल वर्कर्स आर एंगेज इन टर्चरी सेक्टर। तो 33% मेल जो है वो टर्चरी सेक्टर में एंगेज है, जबकि फीमेल में सिर्फ 25। तो सर्विस सेक्टर में महिलाओं की जो तादाद है ना वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू मेल, और इसका रीजन यही है क्लास, सर्विस सेक्टर प्योर एजुकेशन मांगता है, हायर एजुकेशन मांगता है, जो कि क्लास वो नहीं मिल पाता महिलाओं के थ्रू। कहीं ना कहीं आज भी रूरल एरिया में महिलाओं को कम पढ़ाया जाता है एज कम्पेयर टू मेल, कि लड़की तो घर चली जानी है, लड़का हमारे साथ रहेगा, उस पर इन्वेस्ट करो। सेकेंडरी सेक्टर, जो कि गलत सोच है, सेकेंडरी सेक्टर में 27% सेकेंडरी में जो यहाँ पे फिजिकल वर्क की ज़्यादा जरूरत होती है, 27% जो है वो मेल वर्कर है, जो कि फीमेल में सिर्फ 18% है। और टर्चरी की बात करें, प्राइमरी की बात करें, 41% लोग जो मेल वर्कर्स हैं प्राइमरी सेक्टर में, और मतलब महिलाओं को टर्चरी और सेकेंडरी सेक्टर में तो काम मिला नहीं, तो सारी महिलाएं खेती बाड़ी करती हैं। यानी कि आप ये देखो कि ये किसी रूरल अर्बन की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है कि खेती बाड़ी करने में नंबर ऑफ फीमेल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल्स। जॉबलेस ग्रोथ सिंपली क्या, जहां पे मशीन्स इंसानों को रिप्लेस कर दे। देखो मशीन इंसान से बोले जा तू भाई मैं कर लूंगा, आजकल ड्राइवरलेस कार की टेक्नोलॉजी आ गई क्लास, वेंडिंग मशीन्स लग गई हैं, है ना, ऑटोमेटिक काउंटर लगे हुए हैं जहाँ पे आप ऑटोमेटिक पेमेंट करते हो, कोई बंदा नहीं बैठा रहता है। ग्रोसरी शॉप्स जो है आजकल हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है। इसके अलावा क्लास मशीन बेस्ड लर्निंग आजकल चीज़ें चल रही हैं। तो एआई आ गया है, जिसकी वजह से क्लास इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है, यानी कि देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो नहीं बढ़ रहा, एम्प्लॉयमेंट अभी भी कम है। रोजगार तो बढ़ रहा है, मतलब देश की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जो रोजगार है वो नहीं बढ़ रहा, लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, बिकॉज कंपनी वाले मशीन से काम करना चाहते हैं। मशीन थकती नहीं, मशीन का क्लास बीमार नहीं पड़ती, बहाने नहीं बनाती, सीक्रेट लीक नहीं करती, तो लोग सोचते हैं मशीन से काम कराओ। शुरू में कॉस्ट हाई होती है, मशीन से काम कराओ, बट यार मशीन से काम कराओगे तुम्हारा माल कौन खरीदेगा? तो सोचो, अगर आज सब मशीन से काम करेंगे तो हम लोगों को तो पैसा मिलेगा नहीं, तो मशीन से जो उत्पादन बनाए, जो सामान बनाए, उसे कौन खरीदेगा? हमारे पास तो पैसे ही नहीं खरीदने के लिए, तो काम इंसानों से ही कराना चाहिए। बट हाँ, कुछ कंट्री ऐसी हैं जो क्लास मशीन बेस्ड लर्निंग में फोकस कर रही है डेवलपमेंट के लिए, बट ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, जहाँ पे लोग बेरोजगारी बढ़ रही है। इंडिया से कंट्री के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं।
नेक्स्ट है कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ध्यान समझना, जब लोग रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों से मूव करते करते कैजुअल वर्क की तरफ चले जाते हैं। कल को मैं अपना काम कर रहा था या मैं किसी मेरी परमानेंट नौकरी थी, लेकिन मैं शिफ्ट हो गया कैजुअल वर्कर में, दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब जब लोग फॉर्मल सेक्टर में लोग कम काम कर रहे हैं और इनफॉर्मल में तादाद बढ़ती चली जा रही है, लोग फॉर्मल से इनफॉर्मल की तरफ घुसते चले जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर जहां पे क्लास सरकारी कंपनीज है और वो ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जहां पे 10 से प्लस एम्प्लॉय। यहाँ पे इन लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, बोनस, पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सारी चीजें क्लास इनको मिलती हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। एक पूरा सिस्टम होता है जॉब से निकालने का, ऐसे इंटीमेट देके नॉर्मली नहीं निकाल सकते कि जब मर्जी तब निकाल दिया। इसके अलावा क्लास इनके लेबर यूनियन बने होते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयज को काफी प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी बहुत मिलता है। इनफॉर्मल सेक्टर जहाँ पे क्लास 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में छोटी मोटी दुकानें, छोटा मोटा काम, तो वहाँ पे क्लास जब मर्जी तब निकाल सकते हैं। आप कहीं पे जाके अपनी बात रख नहीं पाओगे, कोई लेबर लॉ नहीं बना आपके लिए, कोई यूनियन नहीं बना, ट्रेड यूनियन नहीं बना आपके लिए, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। तो जब लोग फॉर्मल सेक्टर से घट के इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ती चली जा रही है आबादी, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। ओके, रूरल एरिया में बहुत सारी बेरोजगारी देखने को मिलती है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे लोगों के पास काम नहीं है, दे आर ओपनली आस्किंग फॉर जॉब्स कि मेरे पास काम नहीं है। एक सीजन में काम है, दूसरे में नहीं है, दिस इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे 2 लोगों की जरूरत है लेकिन 5 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसको। 3 लोग कर तो रहे काम लेकिन एक्चुअली में उनके पास काम नहीं, दे आर अनएम्प्लॉयड, दिस इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे अगर 3 लोगों की जरूरत है, 5 लोग काम कर रहे हैं, तो 2 लोगों को निकाल भी दोगे ना अगर आप जॉब से, तो भी आपके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज में काम ना होने की वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी लोगों को काम नहीं मिल रहा है, सबसे सीरियस इशू है, इसको बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और नई नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो लोग उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते, वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे पहला जो कॉज है वो है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है, सबसे पहला कारण। दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन। इकोनॉमिक ग्रो, अगर इकोनॉमी ही ग्रो नहीं करेगा तो देश की जीडीपी ग्रो नहीं करेगी, इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा तो लोगों को काम कैसे मिलेगा, लोग बेरोजगार ही रहेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इतनी तेजी से क्लास पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जितना भी इनकम, कितने भी एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एक तरीके से अपॉर्चुनिटी सरकार देने की कोशिश करे, लोग बेरोजगार हो ही जाते हैं कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती है। ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहा है इंडिया अभी, जिसकी वजह से लोग क्लास बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। अगर सारा काम मशीन करेगा तो इंसानों को रोजगार कैसे मिलेगा। अगला है क्लास अंडर डेवलप एग्रीकल्चर। हमारा एग्रीकल्चर आज भी इतना स्ट्रांग नहीं, इतना वास्ट नहीं है कि प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सके, जिसकी वजह से बेरोजगारी होती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी कमी है। ऑब्वियसली क्लास लोग पढ़ते कुछ और हैं, एग्जाम में कुछ और आता है और रियल लाइफ में किसी और चीज़ की डिमांड होती है। लोग 10-15 साल अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होगा, बट ये कमी है एजुकेशन सिस्टम में। ऑब्वियसली क्लास न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोशिश की जा रही है कि उसको बेहतर किया जाए। जॉइंट फैमिली सिस्टम, फैमिली का एक बंदा काम कर रहा है, बाकी सब उसके पैसों पे एंजॉय करते हैं। सेविंग्स कम है लोगों की, इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी लोगों को कम मिलती है। रेमेडियल मेजर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। अब बेरोजगारी हटाने का तरीका क्या है, क्या तरीका है जिससे बेरोजगारी हटाई जा सके। पहला, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। देश की अगर जीडीपी बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा काम करेंगे, और सीधी सी बात है लोग ज़्यादा काम करेंगे और नए लोगों को रोजगार मिलेगा, तो प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। नए नए एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम सरकार को लॉन्च करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में कमी है उसको सुधारना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का बढ़ावा देना चाहिए कि जहाँ जिसके पास काम नहीं है वो अपना डेटा सबमिट करे क्लास इसको, और ये उनकी नौकरी लगवा दें। इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग रखना चाहिए। जिस तरीके से अर्बन एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है उसी तरीके से रूरल एरिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करना चाहिए। मोर हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है ना उनकी ज्यादा मदद करनी चाहिए। मोर असिस्टेंस या मोर हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, बिकॉज सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल वो लोग हैं जो अपना खुद का काम कर रहे हैं और वो अपने काम के थ्रू कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो उनको सरकार को प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चैप्टर क्लास यहाँ पे एंड हो गया। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 9। अगर मैं इसकी बात करूं, एनवायरनमेंट बेसिकली इन तीनों से मिलकर बना होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक कंपोनेंट यानी नॉन लिविंग, और क्लास एनर्जी, इन तीनों से मिलकर हमारा पूरा का पूरा वातावरण एनवायरनमेंट बना हुआ है, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। ठीक है,
अगर बात करूं बायोटिक कंपोनेंट, इसके अंदर जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, कार्निवोरस हो, ओमनिवोरस हो, हर्बीवोरस हो या डिकम्पोजर, ये सब क्लास बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर एयर, सॉलिड, सॉइल है ना, सनलाइट, वाटर, ये सारी चीजें बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं। अब बायोटिक कुल मिला के फ्लोरा और फौना, ये सारी चीजें बन जाती हैं बायोटिक सिस्टम के अंदर। इकोसिस्टम किसे कहते हैं क्लास, जहाँ पे एनिमल, प्लांट और नॉन लिविंग मटेरियल सब लोग एक साथ रहते हैं, एग्जिस्ट हो, सब पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हमारा इकोसिस्टम। फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और जो मतलब गैसेस हैं, बहुत सारे गैसेस भी इन्वायरमेंट के अंदर हैं जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रह पाते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, और भी बहुत सारे गैसेस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं जिसकी वजह से क्लास हम लोग जिंदा रह पाते हैं। इन्वायरमेंट के फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है क्लास प्रोवाइड सॉरी रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज मुहैया कराता है। जितने भी फैक्ट्रीज में काम हो रहा है, जो भी रिसोर्सेज वो यूज कर रहे हैं, वो किसका दिया गया हुआ है, इन्वायरमेंट का। चाहे वो ट्रीज हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, इन्वायरमेंट देता है उसको। इन्वायरमेंट असिमुलेट वेस्ट, जितना भी वेस्ट हम लोग करते हैं, इन्वायरमेंट उस वेस्ट को संभाल लेता है, असिमुलेट कर लेता है। जो भी इन्वायरमेंट के अंदर खुद की हीलिंग कैपेसिटी, जो खुद को हील करता है, बॉडी में चोट लगती है ना, वो हील हो जाता है। उसी तरीके से इन्वायरमेंट में जितने भी वेस्ट हम लोग करते हैं, कूड़ा करकट फैलाते हैं, इन्वायरमेंट खुद उसको अब्जॉर्व, डिकम्पोजर होते हैं जो उसे डिकम्पोज कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। अगला क्लास इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। इन्वायरमेंट है तभी लाइफ है, बिना सनलाइट, बिना वाटर, बिना एयर के हम रह नहीं सकते। तो इन्वायरमेंट है हमारा, यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, एयर है, सनलाइट है, तभी हम लोग जिंदा हैं, वाटर है तभी हम जिंदा हैं। अलग अलग प्लैनेट पे ये चीज अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। इन्वायरमेंट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारा जो इन्वायरमेंट है इसके अंदर क्लास बहुत सारी ब्यूटी ऑफ नेचर है, चाहे वो बीचेस हो, चाहे वो क्लास ग्लेशियर हो, इसके अलावा क्लास एवरेस्ट हो, यानी कि माउंटेन्स हो, डेजर्ट हो, ये सारी चीज़ें क्लास हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हैं, जिसकी वजह से क्लास हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। लोग छुट्टियों में जाते हैं, वेकेशन पे इंजॉय करते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो बीचेस क्यों ना हो, बहुत सारी चीज़ें, ओशन है। अब ये आपको पता होना चाहिए अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होता है और कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है। अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का मतलब है कि इन्वायरमेंट की एक एबिलिटी है जो क्लास डिग्रेडेशन को अब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि आप पेड़ काटते हो, नए पेड़ उगते हैं, इसको बोलते हैं रिसोर्सेज रीजनरेशन, डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज। पेट्रोल आप यूज करते हो, पेट्रोल लेकिन रीजनरेट होता है मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद, और पेड़ तुरंत रीजनरेट हो जाते हैं। तो आप पेड़ उतने काटो जितने रीजनरेट हो जाए। अगर आप बहुत ज्यादा पेड़ काट दोगे, वो रीजनरेट हो ही नहीं पाएगा, तो इकोनॉमी बर्बाद, मतलब हमारा पूरा इन्वायरमेंट जो है वो खराब हो जाएगा। कैरिंग कैपेसिटी, इन्वायरमेंट कितनी पॉपुलेशन को सह सकता है, कैरी करने की कैपेसिटी। तो आप जितना डालते जाओ क्लास, अगर एक्सेस पॉपुलेशन होगा तो कहीं ना कहीं क्लास प्रॉब्लम आएगा, कहीं ना कहीं से लोग मरना स्टार्ट करेंगे, नई नई बीमारियां पनपेंगी। कैरिंग कैपेसिटी इंडिकेट द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच द इकोसिस्टम कैन सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन। कितने लोगों को कैरी कर सकता है हमारा इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड, हमारी पृथ्वी कितना पॉपुलेशन का बोझ समा सकती है, उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। हमारे इन्वायरमेंट में दो प्रॉब्लम है। सबसे पहला है क्लास पॉल्यूशन, दूसरा है एक्सेसिव एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट के अंदर दो प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन का और एक्सेसिव एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का। पॉल्यूशन की बात करें, इट रेफर्स टू दीज एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन विच चैलेंज द प्योरिटी ऑफ एयर एंड वाटर। पॉल्यूशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ, पॉल्यूशन तीन तरीके से होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, और गाड़ियों की जो शोर होती है, हॉर्न की आवाज़ होती है, वो सबसे क्या होता है क्लास, या फैक्ट्रियों से जो आवाज़ आती है वो सब नॉइस पॉल्यूशन है, मशीनों से। एयर पॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड गैसेस इन एयर। एयर में, हमारे वातावरण में कुछ छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल आ जाते हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, बहुत छोटे, बाल से भी 100 गुना छोटा, बहुत छोटा छोटा, दिखेंगे भी नहीं आपको नंगी आंखों से, उसको बोलते हैं क्लास एयर पॉल्यूशन। कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के कारण क्या क्या है। सबसे पहला, एमिशन ऑफ गैसेस बाय द मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल से जो भी क्लास गैसेस रिलीज होती हैं, पेट्रोल बर्न होता है या डीजल बर्न होता है, उससे पॉल्यूशन होता है। स्मोक, फैक्ट्री से जो स्मोक निकलता है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो हर जगह है, और उनसे जो भी स्मोक, धुआं रिलीज होता है वो एयर की क्वालिटी को खराब करता है। और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें हार्मफुल केमिकल एमिट करते हैं, जिसकी वजह से क्लास वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन दोनों होता है। एयर पॉल्यूशन ऑल्सो कॉज बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। जो खनन का काम होता है ना, खनन, मट्टी खोदते हैं, खुदाई का जो काम होता है, मिनरल निकालने के लिए, चाहे क्लास कोयला निकालने के लिए जो मट्टी खुदाई होती है, उन सबसे क्लास एयर पॉल्यूशन होता है। बहुत सारे केमिकल भी रिलीज होते हैं और धूल धक्कड़ भी उड़ती है बहुत ज़्यादा, जब गड्ढा करते हैं बहुत अंदर गहराई तक। इन सारी चीज़ों से एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन क्लास आपके घर में भी होता है। इंडोर एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट से, पेंटिंग सप्लाई से, आप जो पेंट वगैरह करते हो ना,
तो भाई घर जब पेंट होता है देखा होगा आपने, एक स्मेल से आती है अजीब सी, जहाँ रहना मुश्किल होता है, वो भी क्लास पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इससे ब्रीथ करने में दिक्कत होती है। एयर पॉल्यूशन से हाइपरटेंशन, अस्थमा, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, निमोनिया और कैंसर जैसी बीमारियां होती है। तो ये सारी बीमारियां एयर पॉल्यूशन से होती हैं। ये सब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो किस तरीके से एयर पॉल्यूशन को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं क्लास? एयर पॉल्यूशन से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं, तो उसको प्रिवेंट करने का क्या है, इनकरेज करो लोगों को पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें। मतलब जनता जो है वो पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करे, rather than सब लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके ना निकले। बस है या फिर क्लास आपका शेयरिंग ऑटोज होते हैं, टैक्सी होती है शेयरिंग, उनको यूज करें। अगर आप दोनों जगह सेम जगह पे जा रहे हो, दो लोग, तो दो गाड़ी लेके ना निकलो, एक साथ जाओ, पैसा भी बचेगा और क्लास पॉल्यूशन भी कम होगा। प्रमोशन ऑफ क्लीनर फ्यूल का यूज़ करें, इलेक्ट्रिक कार का यूज़ करें, सीएनजी का यूज़ करें पेट्रोल डीजल के अलावा, पेट्रोल डीजल की जगह पे। स्विच ऑफ फैंस, अब घर पे आप जब नहीं आप हो तो आप स्विच फैन को ऑफ कर दो, बेमतलब की लाइट कहीं जल रही है तो उसको बंद कर दो। तो बहुत सारा फॉसिल फ्यूल बर्न किया जाता है इस बिजली को आपके घर तक पहुंचाने के लिए। आप बिजली बचाओगे तो जो फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, कोयला जल रहा है आपके घर तक बिजली पहुंचने के लिए, वो कम जलेगा, कम कार्बन उसमें रिलीज होगा एनवायरनमेंट में और कम पॉल्यूशन होगा। क्लीनर एनर्जी यूज़ करना चाहिए, सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। सोलर एनर्जी क्लास आपको लॉन्ग टर्म में सस्ता ही पड़ेगा। सोलर पैनल लगा के सोलर एनर्जी का यूज़ करें ना, तो उससे ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है, सस्ता ही पड़ेगा आपको। यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल सच एज एलपीजी, घर पे भी क्लास एलपीजी वगैरह यूज़ करना चाहिए। ऑब्वियसली शहर में तो करते हैं, रूरल एरिया में आज भी चूल्हे में जलाया जाता है लकड़ियाँ, उससे पॉल्यूशन होता है। अगला है वाटर पॉल्यूशन। दिल्ली में यमुना नदी में नज़ारा क्लास आपको देखने को मिलेगा, अदर स्टेट्स में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। सारा कूड़ा करकट लोग जो है वो पानी में बहा देते हैं, दिस इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। और बहुत सारे केमिकल्स हैं जो फैक्ट्री से रिलीज होते हैं सीधा वाटर बॉडीज़ के अंदर। यहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं पानी के अंदर, उनके लिए भी जीना मुश्किल हो जाता है, और ये हमारी एक्टिविटी की वजह से। कॉजेज क्या क्या है? डोमेस्टिक सीवरेजेस, घर के नाले जितने भी हैं नदियों में बहा दिए जाते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट सब नदी में बहा दिया जाता है। फार्मर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़कता है और वो बाद में जब पानी गिरता है उसके ऊपर तो वो बह के पानी में चला जाता है। फार्मर जो सब्जियां वगैरह है वो सब के सब धो देते हैं पानी के अंदर ही, और उसमें लगा होता है केमिकल, उसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। और बहुत सारी बीमारियां होती हैं पॉल्यूटेड वाटर से, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, डायरिया, कॉलेरा, रोटा वायरस, ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ये वाटर पॉल्यूशन की वजह से होता है। देखो सांस हम हर मिनट में कई बार लेते हैं और पानी हम हर घंटे में पीते हैं। अब सोचो अगर हर घंटे 2 घंटे में तो पानी पीते ही हैं, तो अगर हम इनको ही पॉल्यूट कर देंगे तो फिर कितनी मुश्किल हो जाएगी। आज नॉर्मल पानी मिलता ही नहीं कहीं, हर कोई फिल्टर यूज़ कर रहा है। कल को क्लास हर कोई क्लास एयर प्यूरीफायर भी यूज़ करेगा कुछ सालों बाद, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हवा पानी ये बहुत ज़रूरी है, और यही सबसे ज़्यादा पॉल्यूट हम लोगों ने कर दिया अपनी एक्टिविटी से। थर्ड इज नॉइज पॉल्यूशन। इन सब चीज़ों की वजह से क्लास नॉइज पॉल्यूशन होता है। लाउड स्पीकर हो गया क्लास, हॉकिंग हो गया, या फिर और बहुत सारी मशीनें जितनी भी हैं उनकी वजह से, गाड़ियों के इंजन की वजह से। नॉइज पॉल्यूशन ऑल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल नॉइज और साउंड पॉल्यूशन विद हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ। दिस सोर्स ऑफ आउटडोर नॉइज वर्ल्ड वाइड इज मेनली कॉज बाय द मशीन। जो मेनली होता है पॉल्यूशन, मशीन ट्रांसपोर्टेशन एंड मिलियन ऑफ व्हीकल्स फिटेड विद लाउड हॉर्न्स, नॉइज जनरेटिंग इंजिन्स। तो एक्सेस नॉइज कॉज इरिटेशन, इससे इरिटेशन, हाइपरटेंशन, हियर लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू, मतलब अब जो मैं कराऊंगा सॉरी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन से। ठीक है, ध्यान समझना। नेचुरल रिसोर्सेस रेफर्स टू फॉरेस्ट, मिनरल, सॉइल। हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेसिव एक्सप्लोइटेशन। दो प्रॉब्लम थी, एक थी पॉल्यूशन की और दूसरा था एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं क्लास? एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, natural resources refers to forest, mineral, soil, etc. In order to achieve economic growth, man need natural capital, natural resources along with physical capital, machinery. भाई देखो, natural resources और physical resources हमें दोनों चाहिए। physical resources के लिए हम depreciation लगाते हैं, लेकिन natural resources को हम भूल जाते हैं। हम जानते हैं आज हम मोबाइल फोन यूज़ कर रहे हैं, मशीन यूज़ कर रहे हैं, कैमरा यूज़ कर रहे हैं, कल को खराब होगा तो रेडी रहते हैं कि दूसरे पैसे जोड़ के रखो, भैया नया खरीदना है। लेकिन हम एक पेड़ काट रहे हैं तो दूसरा पेड़ नहीं लगाते। हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं तो उसके लिए कोई रिजर्व बना के नहीं रखते। कल को एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा तो क्या होगा, हम कोई उसके लिए तैयारी नहीं रखते। तो नेचुरल रिसोर्सेस
के लिए हम कोई प्रोविजन नहीं बनाते। एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस बोथ गेट डेप्रिशिएटेड, बट प्रोविजन इज ओनली मेड फॉर फिजिकल कैपिटल नॉट फॉर नेचुरल कैपिटल। हम इसको टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भाई ये सब चीज़ तो अवेलेबल है, अनलिमिटेड है, कितना भी बर्बाद करो, वाटर पॉल्यूशन करो, एयर पॉल्यूशन करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं, लंबे समय में बहुत तरसेंगे लोग इस चीज़ के लिए। हम इन 4 टॉपिक बात करेंगे, डिफॉरेस्टेशन जंगली कटाई करना, लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और ओजोन डिप्लीशन। लेकिन इन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे करंट मुद्दा जो आजकल बहुत चल रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये क्लास एक ग्लोबल कॉज है, ये पूरा वर्ल्ड इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर। जो अर्थ का लोअर एटमॉस्फेयर है ना, उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा क्लास धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है, बहुत फ्रिक्वेंटली, ड्यू टू किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। अमंग ग्रीन हाउस गैसेस द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है, मतलब सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर आर वाटर वेपर का, ये ग्रीन हाउस गैसेस है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। बट द मेजर सोर्स 80% ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे बड़ा सोर्स पेपर में आ सकता है एमसीक्यू में, वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन है। बट डेंजरस देखा जाए तो मीथेन इज मोर डेंजरस, मोर पावरफुल, CH4। द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द पावर प्लांट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है। थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोयला जलाया जाता है, तब जाके बिजली बनती है, टरबाइन घूमता है। तो करेंटली सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है 0.2 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड। हर 10 साल में 0.2 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ रहा है 1950 से। तो आपने देखो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, 3-3 महीने का होता है क्लास हर एक ऋतु, लेकिन गर्मी लगभग 9 महीने चलती है। तो ये हो गया क्लास ग्लोबल वार्मिंग। बेसिकली होता क्या है, देखो ये है क्लास आपका अर्थ, ठीक है, यहाँ से क्लास सूरज से रोशनी आती है, अर्थ पर टकराती है, वापस जाती है, लेकिन एक ये जो लेयर बन जाता है ना ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको बाहर जाने नहीं देता, तो वो यहीं पे रहता है। कभी आपने देखा होगा गर्मियों में आप गाड़ी पार्क करते हो, शॉपिंग करने जाते हो, फिर जब गाड़ी के अंदर आके बैठते हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि सनलाइट अंदर आ गई लेकिन बाहर टकरा के जा नहीं पाई शीशे से, तो गाड़ी के अंदर एक गैस का भभका बन जाता है, जिसकी वजह से आप थोड़ी देर गाड़ी खुली छोड़ते हो, उसके बाद अंदर घुसते हो। तो वही एक एग्जाम्पल है अर्थ के साथ। ये समझ लो कि पूरा का पूरा रे आता है पर बाहर जा नहीं पाता। ग्रीन हाउस गैसेस की थिक लेयर बन जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो बाहर नहीं जा पाता, फिर वो नीचे नीचे पूरा गर्मी हो जाता है। हालांकि बहुत ऊपर तो बहुत ठंडा रहता है। देखो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखो कैसे क्लास ग्लेशियर पिघलता चला जा रहा है। एक एग्जाम्पल है, ऐसा आपको पेपर में भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। देखो सूरज से रोशनी आई अंदर, टकरा के वापस नहीं जा पाई, तो यहाँ पे पूरा का पूरा गर्मी हो रहा है ना, ये देखो टकरा के वापस आगे नीचे, तो ये हो गया पूरा। और बहुत सारे रीजन की वजह से होता है, आग जलाने की वजह से हो गया हो, चाहे क्लास क्लोरोफ्लोरोकार्बन, गाड़ी की वजह से, कार्बन की वजह से, ये जितने भी क्लास मतलब कि धुआं निकलता है, कोयला जलाते हैं, जब बर्न करते हैं कोयला वगैरह, थर्मल पावर प्लांट में धुआं निकलता है, ये सब कारण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत सीरियस इशू है। इससे जो अर्थ का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो बढ़ जाता है। सी लेवल का पानी जब सीधी जाता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी, तो सी लेवल भी बढ़ेगा, नेचुरल कैलेमिटी आएगी, फ्लड ज़्यादा आएगा, फेमाइन, हीट वेव ज़्यादा चलेंगी, ग्लेशियर पिघलेगा, ब्यूटी ऑफ नेचर जो है उसका लॉस होगा, नई नई बीमारियां पनपेंगी। द ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सटेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉस्क्यूटो, नई नई बीमारियां पनपेगी, साथ में मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं ह्यूमिडिटी में, और मरीन लाइफ पे भी इम्पैक्ट आएगा। ये है कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है क्लास चिपको मूवमेंट। जो चिपको मूवमेंट है और चिपको आंदोलन एक सोशल मूवमेंट है दैट इज प्रैक्टिस द मेथड्स ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। दिस इज मेनली डन थ्रू द एक्ट ऑफ हगिंग ट्री। लोग पेड़, देखो चिपको मूवमेंट बेसिकली सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था, जहाँ पे लोग आके पेड़ों को काटते थे, तो वहाँ के लोग जो स्थानीय निवासी थे वहाँ के, पेड़ों को गले लगा लेते थे, कहते थे भैया पेड़ मत काटो, पेड़ काटने से पहले हमें काटो। तो इसकी शुरुआत जो की थी क्लास विलेज ऑफ मंडल इन अलकनंदा वैली उत्तराखंड में 1973 में, और नेक्स्ट 5 ईयर में क्लास ये बहुत सारे अलग अलग हिमालय के डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो चिपको मूवमेंट के मतलब स्टार्ट उन्होंने किया था। कर्नाटका में भी इसी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया एपिको मूवमेंट के नाम से 1983 में, जहां पे 160 और 160 मैन वुमेन चिल्ड्रन पेड़ों को गले लगा लिए। क्लास पेड़ काटने वाले जो लोग थे ना, पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं, आप जाओगे ना उत्तराखंड में अभी भी दिखेगा आपको कितने सारे पेड़ हैं, नेचर से बहुत प्यार करते हैं वो, तो वहां पे लोग को छोड़ के जाना पड़ा।
ये था चिपको मूवमेंट का एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, एक इसको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ मैं। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है क्लास, ड्यू टू सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन पता है क्या होता है? जब तेज हवा चलती है ना, तो सॉइल के ऊपर की जो लेयर होती है ना, सॉइल के ऊपर की जो लेयर होती है, जिसके अंदर पोटेशियम, फास्फोरस, बहुत सारी चीजें रहती है, न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट, प्लांट का खाना, वो उड़ जाता है, वो जमीन बंजर हो जाती है, उस जमीन पे कोई खेती बाड़ी नहीं कर सकता, वो किसी वैल्यू की नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। अगला है बायोडाइवर्सिटी लॉस, किसी प्रजाति का विलुप्त हो जाना, चाहे चीता हो, चाहे बंगाल टायर हो, चाहे क्लास अभी जो ब्लू व्हेल हो, उनकी तादाद, या डायनासोर पहले खत्म हो गए, तो किसी प्रजाति का विलुप्त हो जाना, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी लॉस। हमने जंगल को काट दिया, जंगल की जगह पे हमने एयरपोर्ट बना दिया, तो उस जंगल में जो जीव जंतु रहते थे वो कहीं ना कहीं मर जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो? हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो रहेंगे नहीं, हम लोग मार देंगे। तो इसीलिए क्लास वो बायोडाइवर्सिटी लॉस सिंपल सा मतलब है किसी प्रजाति का विलुप्त हो जाना ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, चाहे वो कोई भी, पानी को पॉल्यूट किया, वहाँ पे वो जीव जंतु रह नहीं पाएंगे। अगला है क्लास ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन बेसिकली ओजोन लेयर में होल होना, छेद होना, ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन का एक तरीके से मिक्स होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो बेसिकली कूलिंग सब्सटेंस में पाए जाते थे, उसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसकी वजह से उसकी वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर में छेद हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आता है। सरकार ने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया 1974 में। कब बनाया? 1974 में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका काम क्या होता है? एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करना। ध्यान रखना, ये एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। कैसे? टू प्रमोट क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स, वेल, जितने भी क्लास जहाँ पे स्ट्रीम है, वेल है, उनको क्लीन करना, इम्प्रूव करना एयर की क्वालिटी को, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, मास मीडिया के थ्रू लोगों तक अप्रोच करना कि भैया पॉल्यूशन नहीं करो, एयर वाटर पॉल्यूशन नहीं करो, डाटा कलेक्ट करना, उस डाटा को क्लास पब्लिश करना अलग अलग न्यूज़पेपर में, मीडिया में, आपके सिलेबस में भी डालना कि आप पढ़ो, इसको समझो कि भैया पैसा जरूरी है जीवन जीने के, लेकिन हमारा जो घर है, ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, हमारा इन्वायरमेंट। अगर हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो गया, आप घर कितने अच्छा रख लो, बाहर तो नहीं निकल पाओगे आप। तो हमारा पूरा इन्वायरमेंट हमें बचाना है, हमें किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं करना है। और छोटी छोटी एक्टिविटीज हम रोक सकते हैं, पानी वेस्ट ना करना, बिना मतलब के लाइट पंखे, फैन, लाइट पंखे चीज़ें ना चलाना, ऐसी चीज़ें बिना मतलब के। जहाँ पे जा सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से आसानी से, तो वहाँ पे अपने प्राइवेट गाड़ी ना यूज़ करना। पेट्रोल फूकने के लिए पैसा तो आपके पास है, लेकिन पेट्रोल जो बन रहा है क्लास, वो एक लिमिटेड है, और वो जलेगा तो कार्बन रिलीज होगा, और उस कार्बन से हमें ही पॉल्यूशन होगा। तो ये सारी चीजें क्लास, ये है फंक्शन मेन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। लास्ट है क्लास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जहां पे हम डेवलप करना चाहते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन। यानी बेसिकली हम डेवलप तो करें, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए चीजें बचा लें। जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है ना, वो इसे पेट्रोल है, आपको पता है पेट्रोल खत्म हो जाएगा, सरकार भी 2030 के बाद पेट्रोल गाड़ी बनाना बंद कर देगी। तो हम जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी हमारी, उसके लिए चीज़ें छोड़ के जाए, उन्हें पता ही नहीं रहेगा पेट्रोल क्या चीज़ है। जंगल काट देंगे, वो फॉरेस्ट देख नहीं पाएंगे, ग्लेशियर वो देख नहीं पाएंगे, सब पिघल जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या है कि आप डेवलप करो, ऐसा नहीं कि डेवलप मत करो। सर गाड़ी चलाना छोड़ दें क्या, या फिर एसी चलाना छोड़ दें, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करना छोड़ दें? नहीं, आप इसे छोड़ो मत, लेकिन आप कुछ इस तरीके से सोचो कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए आप चीज़ें बचा सको जो नेचर ने हमें दिया है। कैसे बचाएंगे, ध्यान देखना। सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसका एम जो है रिसोर्सेज का सस्टेनेबल और इक्विटेबल यूज करो टू मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरमेंट, टू प्रिवेंट further damage to our life support system, to conserve and nurture the biodiversity and other resources for long term food security। ये 3 पॉइंट क्लास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आता है। स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, कैसे हम लोग काम करेंगे, ध्यान समझना। सबसे पहला नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? सनलाइट का यूज करो। समझ रहे हो बात को? आप जो नेचुरल तरीके से, जहाँ पे पेट्रोलियम का यूज, दो पुराने पुराने चीज़ें थी, वो क्या थे, लोग लकड़ियाँ जलाते थे, फॉसिल फ्यूल जलाते थे, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, उससे हाई पॉल्यूशन होता था। द बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल रिजल्ट इन एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन होता था। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग ऑफ नॉन कन्वेंशनल, जैसे विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी, सन से जो आता है सोलर एनर्जी, जियोथर्मल हीट,
Biomass is termed as non-conventional sources of energy. All these sources are renewable and environmental friendly. ये सब क्लास renewable और environment friendly है. Wind power and solar rays are totally free from pollution. Hence we can cause these produce a clean form of energy without any wastage. तो ये clean form of energy है. Environment तो degrade होगा ही नहीं, प्लस इनका खत्म होने का भी डर नहीं है. सूरज की रोशनी खत्म होने का डर तो है नहीं, तो सोलर एनर्जी यूज करो. हवा खत्म होने का डर नहीं, विंड एनर्जी का यूज करो. जो बड़े बड़े विंड टर्बाइन लगे होते हैं, देखा होगा, ये फैन लगे होते हैं बड़े बड़े, ये सारी चीजें अगर आप यूज करोगे, इसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. ठीक है. जो टाइडल एनर्जी होता है, जो समंदर की लहरें होती है ना, उससे भी एनर्जी बनाई जाती है. नेक्स्ट है यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल. सीएनजी, एलपीजी, गोबर गैस, आप इनका यूज करो. ये क्लीनर फ्यूल है, इससे पॉल्यूशन नहीं होगा. और क्या तरीका है क्लास? शिफ्ट टू, अब लकड़ियां काट के लाओगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, जंगल में रहने वाले जीव जंतु को नुकसान होगा. शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करो. नेचुरल तरीके से खेती बाड़ी की जाए विदाउट यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, उसका आपको यूज करना है. स्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स. जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मिनी हाइडल प्लांट लगाए जाते हैं. झरने बहुत सारे बने होते हैं पहाड़ों पे, देखा होगा आपने. तो उन झरनों की जो तीव्रता है पानी की, उससे क्लास टरबाइन घुमाते हैं और बिजली बनाते हैं, जो लोकल नीड को पूरा करेगा. इसको बोलते हैं क्लास स्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट. बिजली की वो नीड. विंड एनर्जी इन एरिया वेयर स्पीड ऑफ विंड इज यूजुअली हाई. अगर आपने जैसलमेर में देखा हो, जो बच्चे हैं जैसलमेर से, तो यहाँ बहुत सारे क्लास बना हुआ है, रास्तों में देखा होगा आपने, साइड में बहुत सारे बने हुए हैं क्लास, और विंड मिल्स बने हुए हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल तरीके से. अब अगला है ट्रेडिशनल नॉलेज. अगर लोगों को पुराना नॉलेज पता है, ट्रेडिशनली इंडियन पीपल हैव बीन क्लोज टू देयर एनवायरनमेंट. ट्रेडिशनल नॉलेज इज वैल्यूएबल नॉट ओनली टू दोज हु डिपेंड ऑन इट बट देयर डेली लाइव्स, but also modern industry, agriculture as well. Many widely used products such as plant-based medicine हो, health product हो, cosmetic हो, वो सारी चीज़ें तो नेचुरल तरीके से बनाई जाती हैं. टूथपेस्ट में बोलते हैं नीम है, एलोवेरा है, अश्वगंधा है, इसके अलावा क्लास लहसुन है, अदरक है, बहुत सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से, लौंग है ना, इलायची, नेचुरल तरीके से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. तो अगर लोगों को उनका नॉलेज है ना क्लास, और नेचुरल चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट होगा. अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. लोगों को अवेयर करो. अभी आपको पढ़ा के एक तरीके से अवेयर ही किया जा रहा है, आपके सिलेबस में डाला इसलिए था कि आप पढ़ो नंबर लेने के लालच में, और पढ़ो नहीं, समझो भी कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए जरूरी है, हमें इससे प्रोटेक्ट करना है. हमें ये नहीं सोचना कि भाई क्या ही हो जाएगा मेरे एक से, सब ये सोचेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा. तो लोगों को अवेयर करना है, चाहे वो स्कूल हो, मास मीडिया के थ्रू हो, टीवी पे, न्यूज़पेपर में ऐड डाल के हो, अलग अलग कैंपेन चला के हो, कोई शो ऑर्गेनाइज करके हो. लोगों को प्रमोट करना है कि भैया हम अपने अर्थ को बचाना है. हम क्यों प्लान कर रहे हैं मार्स में जाने का? अपने अर्थ को अच्छे से रखते हैं ना. हमें मार्स में क्यों जाना है, हमें क्यों किसी और ग्रह पे जाना है, क्यों वहाँ पे घर बसाना है? अपने अर्थ को अच्छे से रखो, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा घर हमें दिया हुआ है. यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना चाहिए. कोई भी जाहिर सी बात है, सरकार को भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है उसको स्मूथ बनाना चाहिए, बेहतर बनाना चाहिए. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या? सीरीज ऑफ बस टाइम पे चले, बस के अंदर ज़्यादा भीड़ ना हो, जितनी कैपेसिटी है उतने ही लोग बैठें, इस तरीके से. अब देखो हमारे कंट्री प्रॉब्लम क्या, लगभग 22 कार है हर 1000 इंडिविजुअल पे. नीति आयोग का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग है, तो कार बहुत ज़्यादा है, 22 कार है लगभग 1000 इंडिविजुअल पे. तो गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को. दिल्ली गवर्नमेंट ने इसी चक्कर में क्लास ऑड इवन नंबर का स्कीम भी चालू किया था, हालांकि उसे बाद में बंद कर दिया गया. और वायलेशन उसको उस टाइम पे तो 4000 की पेनल्टी थी, बट वो बाद में बंद कर दिया गया. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो आया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, जब क्लास भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई 3 दिसंबर 1984. ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों की जान गई थी. इसके बारे में सब जरा यूट्यूब करना आप, भोपाल गैस ट्रेजेडी किस तरीके से क्लास मिथाइल साइनाइड एक करके गैस था वो रिलीज हुआ, और जिसके बाद क्लास बहुत सारे हज़ारों लोगों की जान गई. और इवन डेटा बहुत ही गंदा है कि वहाँ पे आज भोपाल में सब जानते हैं क्लास, उस ट्रेजेडी के बाद से नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनको भी वो असर दिख रहा था. इंस्टेंटली कई लोगों की जान चली गई. 1986 में सरकार जागी और सरकार ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया. तो ये कहीं डेटा पूछ ना ले आपसे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसलिए क्लास मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. राइट, अब हम अपने आखिरी चैप्टर को करेंगे, और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सिलेबस आज एंड हो गया. मैंने आपसे कहा था कि पूरा सिलेबस मैं टाइम पे करा दूंगा, और मैंने 3 दिन के अंदर आपको सारा का सारा सिलेबस अच्छे से करा दिया. अब 2 दिन बचे हैं,
उसमें और बहुत सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, तो अच्छे से पूरा रिवीजन करेंगे दबा के, ताकि हमारा बहुत अच्छा जाए। और बोर्ड्स के बाद सीयूटी पे भी हम लोग इन्हीं रिवीजन से सीयूटी पूरा करेंगे, और साथ में एमसीक्यू वगैरह हर चैप्टर का डिलीटेड पोर्शन सब कुछ कवर करेंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं है, मेहनत करते जाओ अच्छे से। मैंने आपको पूरा सिलेबस इन डेप्थ में कराया, फिर 10-10 20 मिनट्स के अंदर सीरीज लेके आया। अब फाइनली क्लास में एक बार और रिवीजन करा रहा हूँ, मतलब पूरे साल में 3 बार पूरा का पूरा यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, फिर भी मैंने 3 बार रिवीजन कराया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे एफर्ट्स को देखो, सो दैट उस हिसाब से क्लास आप भी मेहनत करो, कि वीडियोस होने के बाद भी सर दोबारा इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे लिए कंप्लीट रिवीजन, ताकि आपको एहसास लगे कि हाँ यार, मैं अगर आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेरे साथ साथ मेहनत करनी है अपने लिए, और हम सब आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी चैप्टर है इंडिया पाकिस्तान चाइना। थोड़ा सा चाइना की बात करते हैं, फिर पाकिस्तान की। इंडिया के तो हमने अब तक पढ़े ही 9 के 9 चैप्टर में, फिर कंपैरिजन देखेंगे तीनों के डेवलपमेंट एक्सपीरियंस का, एचडीआई देखेंगे, और इतना ही है बस इस चैप्टर के अंदर। इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर से डाटा थोड़ा आएगा, तो बच्चों की रिक्वेस्ट है सर डाटा का आप सेपरेट वीडियो बना दो, पूरा का पूरा डाटा एक साथ एक बना दो, 15-20 मिनट की वीडियो कंप्लीट, अगर रिवीजन करा दो, उसका पीडीएफ भी दे दूंगा, रिवीजन भी करा दूंगा, वही आपको देख के जाना है। बहुत ज़्यादा डाटा के पीछे मत पड़ना, जितना मैं बताऊंगा उतना कर लेना, उससे बाहर नहीं आएगा, इसका मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ आपको। गले में दिक्कत होने लगी अब, माफ करना। चाइना ऑफिशियली द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना की बात करेंगे अगर हम, तो ईस्ट एशिया की वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस मतलब कंट्री है 17 के डेटा के अकॉर्डिंग, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया है, और 1949 में क्लास ऑफिशियली चाइना की स्टैब्लिशमेंट हुई। ऑफिशियल लैंग्वेज मैंड्रिन है, और 70% लोग जो है वो चाइनीज भाषा यानी मैंड्रिन भाषा बोलते हैं। चाइना के 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 5 में से कोई भी एक क्लास पूछा जाएगा। उन 5 में से भी सबसे इंपॉर्टेंट जीएलएफ कैंपेन, ग्रेट लीप फॉर माओ जेडोंग। क्लास चाइना में माओ जेडोंग ने क्लास 1949 में चाइना का टेक ओवर लिया, और माओ जेडोंग ने बोला कि हम अगले 5 साल के अंदर हम इतना आगे निकलेंगे कि हम सबको पिछाड़ देंगे, हम ब्रिटेन को पिछाड़ देंगे, यूएस को पिछाड़ देंगे अगले 5 साल। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, लंबी छलांग लगाने की सोची। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज 5 ईयर प्लान ऑफ फोर्स एग्रीकल्चर कलेक्टिवाइजेशन। सरकार ने सबको बोला, ध्यान सुनना क्लास, एमसीक्यू भी आएगा इससे, सब लोग मिलजुल कर खेती बाड़ी करो, रूरल एरिया में कारखाने लगाओ स्टील्स के, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया सरकार ने। कब किया? 1958। द एम ऑफ कैंपेन वाज टू ट्रांसफॉर्म द एग्रीन इकोनॉमी इनटू मॉडर्न इकोनॉमी। एग्रीन इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी में ट्रांसफर किया थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तो मिलजुल के खेती बाड़ी करो, कलेक्टिव्स बना दिए रूरल एरिया में, और दूसरा घर घर में कारखाने लगा दिए स्टील के। In a rural area, commune was started. Under the commune system, people collectively cultivate land. In 1958, there were 26,000 communes covering almost all the farmland. GLF campaign met with many problems. About 30 to 55, 30 से 55 लोगों की डेथ हो गई ड्यू टू स्टारवेशन, एग्जीक्यूशन, टॉर्चर, फोर्स लेबर एंड सुसाइड आउट ऑफ डिप्रेशन। जीएलएफ कैंपेन क्लास एक प्रॉपर तरीके से फेलियर था। यहाँ पे क्लास सोचो 30 से 55 मतलब 3 से 5 करोड़ लोगों की जान चली गई इसके अंदर भुखमरी की वजह से। अब चाइना इनको जिम्मेदार नहीं मानता, बट रियल प्रॉब्लम वही है, वही जिम्मेदार थे। एक्चुअली क्या हुआ कि एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए इन्होंने क्या करा कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो ग्रो करे, इस चीज़ के लिए इन्होंने क्या करा, वहाँ पे जितने भी बुरैया यानी जिसको स्पैरो बोलते हैं उनको मारना स्टार्ट कर दिया कि भाई स्पैरो को मारो, और ये जो मॉस्किटोज हैं या फिर जो भी अदर मक्खी हैं, बी फ्लाइज हैं, इनको मारना चालू करो, ये खराब कर फसल को खराब कर देते हैं। इनको मारना चालू किया। अब अगर सारे स्पैरो मर जाएंगे तो जो टिड्डी है, जो लैकोस्टे टिड्डी दल बोलते हैं इसको, या फिर आप ये ग्रास ऊपर जो है, उनकी तादाद इतनी बढ़ गई, फसलों को वो चरना स्टार्ट किया उन्होंने, फसल बची नहीं थी इसके अंदर, लोग भुखमरी से मरने लगे उस टाइम। फिर भी जो फसल बच रही थी ये उसको बाहर बेच एक्सपोर्ट कर रहे थे माओ जेडोंग साहब, तो इसलिए कई लोगों की जान चली गई। ग्रेट सेकंड, पहला है जीएलएफ कैंपेन और दूसरा है एसडी से लर्न कर लेना ज़्यादा बेहतर होगा। कल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 में माओ ने क्लास सोचा कि भाई अब तो हमारा प्लान फ्लॉप हो गया वो वाला, तो कल्चरल रेवोल्यूशन लेके आए। एम वॉज टू वीप्ड आउट पीपल हु अपोज द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। लोगों को भड़काया गया, अपनी इन्होंने रेड बुक, इनकी बस एक किताब थी रेड बुक, वो इन्होंने लोगों को देना चालू किया, बोला ये हमारी आइडियोलॉजी है, इनकी विचारधारा के अकॉर्डिंग जो चलेगा वो ठीक, जो इनकी विचारधारा के अपोज करेगा उनको क्लास इन्होंने वाइप कर दिया, मारना पीटना चालू किया। अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स थे उनको बोला जाओ, हर जगह जाओ, सीखो, बट वो सीखते नहीं थे, वो अपनी आइडियोलॉजी को फैलाते थे।
स्कूल के टीचर वगैरह प्रोफेसर उनको मारा पीटा जाता था अगर वो इनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ पढ़ाते थे बच्चों को। तो व्हेन रशिया हैड कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना इट विड्रॉ इट्स प्रोफेशनल्स हु हैड अर्लियर बीन सेट टू चाइना टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। रशिया ने ना बहुत सारे लोगों को भेजा हुआ था चाइना के अंदर कि जाओ सिखाओ वहाँ पे डेवलप करो चीज़ों को, मॉडर्नाइज करो इकोनॉमी को। लेकिन क्लास जब रशिया के कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए चाइना से तो रशिया ने क्लास यहाँ से एम्प्लॉयज़ को विड्रॉ कर लिया। ये था कल्चरल रेवोल्यूशन जो बेसिकली माओ जेडोंग ने अपना कल्चर फैलाया। ठीक है, अगला है और उनके मरने के साथ ही ये खत्म हो गया। तो ये जो शुरू के 2 पॉइंट थे जीएलएफ और कल्चरल रेवोल्यूशन, इससे तो देखो चाइना को नुकसान ही हुआ। जब 1976 में उनकी डेथ हो गई, ठीक है, जब 1976 में क्लास तक चला ये लगभग, उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई तो इंडिया ने चाइना ने रिफॉर्म्स लेके आए। ध्यान रखना 1978 में इंडिया लाया, 1991 में ये क्लास 1978 में रिफॉर्म्स लेके आ गए। इनिशियल फेज में रिफॉर्म्स को एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में लागू किया गया, बाद में उसे क्लास अदर सेक्टर्स में लागू किया गया। इन एग्रीकल्चर कम्यून लैंड वर डिवाइड इनटू स्मॉल प्लॉट। पहले सबकी जमीन को कलेक्ट करके खेती कराते थे, लेकिन अब सब इंसान को अलग अलग जमीन बांट दी कि आपकी जमीन आप अपनी जमीन पे खेती करो, आपकी जमीन अपनी जमीन पे खेती बाड़ी करो। लेकिन उसकी ओनरशिप उन्होंने अपने पास रखी, यानी चाइना ओनरशिप अपने पास रखता है, ओनरशिप नहीं देता। ठीक है, दे वर अलोकेटेड टू ऑल इनकम, अपनी इनकम रखो, टैक्स हमारा पे कर दो बस, और खेती बाड़ी करते रहो, कोई जमीन लेगा नहीं आपसे, बट हाँ ओनरशिप सरकार के पास है। लेटर फेज में रिफॉर्म्स को लाया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर, फर्म, टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइज विच वर ओन एंड ऑपरेट बाय लोकल कलेक्टिव। तो धीरे धीरे सरकार ने भी कंपटीशन करना चालू कर दिया प्राइवेट से। और क्लास एट दिस स्टेज एंटरप्राइज ओन बाय द गवर्नमेंट नोन एज एसओई, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, वर मेड फेस टू कंपटीशन। तो धीरे धीरे सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देने लगे अपने हर एक काम में, जैसे हमारे इंडिया ने किया ना रिफॉर्म्स, वैसे ही इनका भी था, लेकिन 1978 में हो गया। इन्होंने एक अच्छा काम करा, इन्होंने रिफॉर्म्स को एग्रीकल्चर में भी लागू किया, जो कि हम लोगों ने नहीं किया था। डुअल प्राइसिंग सिस्टम, सरकार ने डुअल प्राइस बनाया। डुअल प्राइस सिस्टम मतलब कुछ ऐसी चीज जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उनकी कीमत सरकार डिसाइड करेगी, और जो प्रॉफिट मेकिंग वाली चीजें हैं उनकी कीमत प्राइवेट फर्म डिमांड सप्लाई देखते हुए डिसाइड करेगी। लास्ट है एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, ऐसे जोन जहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को लाया जाएगा, जहाँ पे फैक्ट्रीज बनेगी जो एक्सपोर्ट करेंगी चीजें, जहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, उसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जहाँ पे इन्वेस्टर्स आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वहाँ पे लोग काम करेंगे आके, और वो सामान एक्सपोर्ट होगा बाहर, उस एरिया को बोलते हैं। इंडिया में बहुत है एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये 5 पॉइंट चाइना का जरूर याद रखना। पाकिस्तान की बात करें क्लास, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन साउथ एशिया। इट इज द वर्ल्ड 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद अ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 212.7 मिलियन पीपल। गेन इंडिपेंडेंस इन 14 अगस्त, इंडिया से ही अलग हुआ 1947 में, और 1971 में एक सिविल वॉर छिड़ा, जहां से क्लास पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े हो गए, वहां से बांग्लादेश जो है वो अलग हो गया, और फिर वो क्लास बन गया बांग्लादेश, और 34th लार्जेस्ट कंट्री है बांग्लादेश। हिस्ट्री अगर बात करूं पाकिस्तान की, इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री रूल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान में मिलिट्री का बहुत दबदबा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है जो पाकिस्तान, इंडोनेशिया के बाद, और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और उर्दू जो है क्लास इनका नेशनल लैंग्वेज है, और इसी लैंग्वेज की लड़ाई में ही बांग्लादेश जो है इनसे अलग हुआ था। पाकिस्तान इकोनॉमी की बात करें, पाकिस्तान में चलता है मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे इंडिया में चलता है ना, को एक्सिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, दोनों सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करती है। इंपोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन अर्ली 1970 से पहले पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत था, और इन अर्ली 1970 द नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टुक प्लेस। सरकार ने नेशनलाइजेशन किया कि भाई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, ये जितने भी क्लास कैपिटल गुड इंडस्ट्री है वो हम लोग चलाएंगे। ठीक है, इंपोर्टेंस और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन लेट 1970 तक सरकार ने सब कुछ अपने पास रखा, 1970 के बाद सरकार ने धीरे धीरे वो प्राइवेट लोगों के हवाले कर दिया। देखो ये रहा क्लास वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है। ईस्ट पाकिस्तान, पहले क्लास ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये वेस्ट पाकिस्तान एक ही था, लेकिन क्लास फिर एक युद्ध छिड़ा, और उसमें क्लास इंडिया का बहुत मेजर रोल था उस समय पे। इंदिरा गांधी ने बहुत करेज दिखाया और एक तरीके से हेल्प की इस ईस्ट पाकिस्तान की, कि लोग यहाँ रिफ्यूजी बन रहे थे, लोग इंडिया में भाग के आ रहे थे, इतना ज़्यादा ये लोग मतलब अटैक कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, तो लोग इंडिया के अंदर भाग के आ जा रहे थे शरणार्थी बनने के लिए। लगभग 1 करोड़ लोग इंडिया के अंदर भाग के आ गए, जिसकी वजह से क्लास बाद में इन दोनों का अलग हो गया। वो एक बहुत अलग कहानी है। इट इज एस्टिमेटेड दैट मेंबर ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री एंड सपोर्टिंग प्रो पाकिस्तानी इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स किल्ड मोर देन 3 लाख एंड 30 लाख 3 लाख लोगों को मार दिया, और 30 लाख सिविलियंस जो है
मतलब 3 लाख से 30 लाख के बीच लोगों को मारा और 4 लाख महिलाओं का रेप किया, और जिसकी वजह से क्लास लगभग 1 करोड़ लोग जो है वो इंडिया के अंदर भाग के आ गए। तब क्लास इंदिरा गांधी ने ढंग से सबक सिखाया क्लास और इसको आज़ादी दिलाई, अलग कराया। ठीक है, जो अभी है ना शेख हसीना ही है शायद, तो ठीक है, तो वो उनके पिताजी थे। ठीक है, उनके पिताजी थे जो उसको रूल कर रहे थे। तो ये एक अलग कहानी है, सिलेबस के हिसाब से नहीं, बस मैं आपको एक जनरल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है मुजीबुर रहमान था, है ना उनका नाम। फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970, ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान ऑल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम, देखो पाकिस्तान ने पहले से उधार लेना चालू कर दिया बहुत ज़्यादा वेस्टर्न नेशन से, जो पाकिस्तानी लोग बाहर रहते थे उन लोगों से बहुत उधार लेना चालू कर दिया, इसलिए क्लास पाकिस्तान में बहुत उधार है, चाइना का भी, अमेरिका का भी। Green revolution, in case of agriculture, the introduction of green revolution and increase in public investment in infrastructure leads to rise in the production of food grain। क्लास इन्होंने भी ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया और फूड ग्रेन में पैदावार बढ़ाई। दिस चेंज द एग्रीन इकोनॉमी स्ट्रक्चर। एक्चुअली क्या पाकिस्तान में हरा भरा बहुत है, एग्रीकल्चर का स्कोप पाकिस्तान में अच्छा है, मौसम अच्छा रहा, फसल अच्छी रही, बारिश अच्छी से हुई तो क्लास फसल भी अच्छे से होती है, बट अगर वो नहीं हुआ तो फसल खराब हो जाती है। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर जो है ना स्टेबल नहीं है, बहुत अनस्टेबल है, मौसम अच्छा फसल अच्छा, मौसम खराब फसल खराब। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, एक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस देखते हैं तीनों का। अगर बात करें पॉपुलेशन की तो इंडिया की पॉपुलेशन क्लास लगभग 135 करोड़ और 139 करोड़ क्लास चाइना की, और लगभग क्लास 21 करोड़ जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। एनुअल ग्रोथ रेट में देखो, ये डाटा तुम्हें रट्टा नहीं मारना है, तुम्हें ये डाटा गिवन आएगा, तुम्हें इसे पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और एक्सप्लेन करके लिखना है बस। ऐसा मत सोचना कि तुम्हें रट्टा मारना है डेटा को, नहीं। एनुअल ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा किसका है क्लास? पाकिस्तान का। सबसे कम किसका है? चाइना का, ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, जिसे बाद में चाइना ने 2015 में लेट 1979 में लेके आए थे, 2015 में इसको बंद कर दिया। फेलियर था वन चाइल्ड पॉलिसी, बच्चा एक ही होगा, सबको लड़का चाहिए, सारे लड़के होंगे तो शादी किससे करेंगे, वो बच्चे कैसे पैदा होंगे, फिर खत्म हो जाएगी, चाइना खत्म हो जाएगा। इंडिया का 1.03 है। डेंसिटी के मामले में सबसे खराब परफॉर्मेंस इंडिया की है, बहुत भीड़ है, पर स्क्वायर किलोमीटर में 455 लोग रहते हैं, जबकि सबसे अच्छा क्या है? चाइना का। यहाँ पे पाकिस्तान सेकंड नंबर पे है। सेक्स रेशियो में भी सबसे खराब माहौल इंडिया का है। 924 मेल्स हैं, फीमेल्स हैं हर 1000 मेल पे, जबकि 949 है किसके अंदर क्लास? चाइना में, और 17 का डेटा है, 17-18 का। 943 जो है वो पाकिस्तान का है। फर्टिलिटी रेट में सबसे अच्छा क्लास चाइना है, हर औरत एवरेज 1.7 बच्चे पैदा करती है, पाकिस्तान में ज़्यादा है, पाकिस्तान में फैमिलीज बहुत बड़ी होती है, 6 से 7 8 बच्चे भी होते हैं, और इंडिया में सिर्फ ये कितना है? 2.2। अर्बनाइजेशन के मामले में क्लास इंडिया सिर्फ 34% एरिया अर्बनाइज है, जो कि पाकिस्तान में 37 है और चाइना में 59। तो कौन आगे कौन पीछे है ये बस याद रखना है आपको, इस पूरा फिगर याद नहीं रखना, कौन हाई डेंस है कौन हाई डेंस नहीं है ये पता होना चाहिए, बस नंबर भले ना पता हो। दो कंट्री की जब जीडीपी कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए कॉमन यूनिट होती है, इसको बोलते हैं पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, कि आप अगर इंडिया में ये इतने रुपए का सामान खरीद रहे हो, सेम बर्गर आप अमेरिका में कितना खरीदोगे? मैं 50,000 कमाता हूं और जो लिविंग स्टैंडर्ड जी रहा हूं यहाँ पे, सेम लिविंग स्टैंडर्ड जीने के लिए मुझे अमेरिका में कितने पैसे कमाने पड़ेंगे? ये एक्सचेंज रेट से अलग है, इसको बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। जैसे डॉलर और पाउंड का एक्सचेंज रेट है, $2 में 1 पाउंड आता है, ये इनका फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट है। लेकिन यही जो यूके में 2.29 पाउंड का एक बर्गर आता है, सेम बर्गर अमेरिका में 3.57 का आता है, डबल नहीं आ रहा। ठीक है, तो 1.56 रेशियो 1, यानी $1.56 अगर आप कमा रहे हो अमेरिका में, तो यूके में आपको सेम 1 पाउंड कमाना पड़ेगा, तभी आप सेम चीजें खरीद सकते हो। दिस इज कॉल्ड परचेसिंग पावर पैरिटी इन सिंपल लैंग्वेज। मैं यहाँ पे एक सामान इतने का खरीद रहा हूँ तो सेम सामान मुझे वहां कितने का मिलेगा, उसको बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। बस इतनी सी बात है, एक्सचेंज रेट का इससे कोई लेना देना नहीं है, एक्सचेंज रेट अलग है। ठीक है, और एक कौन बनाता है क्लास परचेसिंग पावर पैरिटी? ध्यान रखना कौन बनाता है। वेरियस वर्ल्ड करेंसीज को कंपेयर किया जाता है क्लास, पीपीपी कंपैरिजन डन बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक का है। और इंडिया में, अगर इंडिया की बात करें, अगर इंडिया में आप 23 रुपए कमा रहे हो तो वहाँ पे $1, यानी यहाँ पे जो चीज़ 23 रुपए की मिलती है वहाँ पे वो चीज़ $1 की मिलेगी। ये एक्सचेंज रेट नहीं, एक्सचेंज रेट तो 83 रुपए है, वो अलग है। ये बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज का कंपैरिजन किया जाता है। आप दो देश के बीच में कंपेयर करोगे उनकी जीडीपी के बारे में, तो ये जीडीपी रुपीज में है, वो डॉलर में है, तो कैसे कंपेयर करोगे? ज्यादा कम कैसे पता चलेगा, है ना? इसलिए कॉमन फॉर्म में लेके आते हैं पीपीपी के थ्रू। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। यहाँ पे देखा जाए
एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो ये है क्लास आपका इंडिया, इंडिया और फिर क्लास पाकिस्तान और चाइना। ये डेटा क्लास यहाँ पे हाइड हो रहा है। तो एग्रीकल्चर इंडिया की बात करें क्लास, इंडिया में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 16% है, जो लेकिन जो वर्क फोर्स है वो कितना है क्लास 43। तो इंडिया में 43% लोग जो है वो 43% वर्क फोर्स है जो काम कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। 43% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम कर रहे हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना है क्लास 16%। ये है क्लास चाइना, इंडिया, चाइना, फिर ये क्लास पाकिस्तान। ठीक है, ये है इंडिया, चाइना और फिर ये पाकिस्तान। अगर बात करूं इंडिया में सबसे ज्यादा लोग कहां काम करते हैं क्लास, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है क्लास, सिर्फ 16%। इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री में सिर्फ 25% लोग काम करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है 30%। जबकि सर्विस सेक्टर में 32% लोग काम करते हैं इंडिया में, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 54%। मतलब जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है, तो आप बोलोगे सर्विस सेक्टर का। सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं, तो आप बोलोगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। चाइना में सबसे ज्यादा लोग, चाइना में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है 26% लोग चाइना में एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, बिकॉज चाइना का कंडीशन ऐसा नहीं है कि वहाँ खेती ज्यादा होती है। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 7% है। इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें, चाइना में 28% लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है वो 41% है, और 46% लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, और कंट्रीब्यूशन कितना 52। तो यहाँ पे भी सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है तीनों कंट्री में। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में 41% काम करते हैं, बट पाकिस्तानी खेती बहुत अच्छी है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 24% का है। जबकि इंडस्ट्री में 24% लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन 19% है। 35% लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं, और कंट्रीब्यूशन कितना है 57%। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स मतलब लोग कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और उनका उन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स जिससे क्लास हम पूरे के पूरे कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कर सकेंगे कि भाई कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, उसको बोलते हैं HDI। और ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये रहा, अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू की बात करूं, तो इंडिया का 0, ये जनरली 0 to 1 होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू आती है ना, वो 0 to 1, किसी को 0 पॉइंट मिले सबसे खराब, 1 मिला सबसे अच्छा। चाइना को मिला है क्लास 0.76, रैंकिंग अच्छी है। इंडिया को 0.6, जो कि पाकिस्तान का और खराब। तो इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान सबसे लास्ट में है, चाइना सबसे फर्स्ट, और बीच में मॉडरेट परफॉर्म कर रहा है इंडिया। रैंक की बात करें, 130 इंडिया की रैंक है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की और खराब है 154, चाइना की 87। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लोग लगभग 69.7 ईयर्स जीते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में 67, और जबकि चाइना में 76। तो चाइना का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, 15 साल से अबव बच्चों का जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो कितना है, 6.5 ईयर्स है इंडिया का। चाइना में और ज़्यादा पढ़ते हैं 8.1, जो कि पाकिस्तान में, और कम 5.2। ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम है GNI, वो $6681 है, इसका $16,000 है, और इसका कितना है सिर्फ $5,000। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं एक साल के अंदर, उसमें से 29 बच्चे मर जाते हैं इंडिया में। चाइना में सिर्फ 7.4 बच्चे को डेथ होती है विद इन 1 ईयर, जबकि पाकिस्तान में ज़्यादा है 57। मैटरनल मॉर्टलिटी पर 1 लाख बर्थ, 1 लाख बच्चे पैदा जब होते हैं तो उनमें से 133 महिलाएं इंडिया में मर जाती हैं, 140 पाकिस्तान में, और चाइना में सिर्फ 29। तो चाइना का मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन एक ऐसा इंडिकेटर है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में कंसिडर ना किया जाए तो वो अधूरा है, इसको बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर। किसको बोलने की आज़ादी है सॉरी, इसमें चाइना मात खा रहा है। चाइना में लिबर्टी इंडिकेटर अच्छा नहीं है, लोग सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते इंडिया पाकिस्तान के कंपैरिजन में। तो दीज आर दोज इंडिकेटर विच रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, चाहे वोटिंग राइट हो, चाहे क्लास डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो, सोशल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड द रूल ऑफ लॉ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बी सेट टू बी इनकम्प्लीट। तो बताई दिया क्लास मैंने, ये मेजर किया जाता है टू द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन टेकिंग डिसीजन। तो हमारा जो देश है 140 करोड़ की आबादी वाला, उसमें लोग डिसीजन मेकिंग में कितना पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों को कितनी वैल्यू दी जाती है। तो आज इंडिया में बहुत राइट्स है, आप क्लास क्रिटिसाइज कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी बॉडी को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बोलने का हक है, आपको फंडामेंटल राइट अपनी बात रखने का। तो लिबर्टी बहुत ज़्यादा है, देखो इंडिया में, बात सच है। बाहर आप चाइना में इतना बोलोगे तो गायब हो जाओगे आप। कंक्लूजन, अगर हम तीनों कंट्री की कंक्लूजन की बात करें, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान हैव ट्रैवल मोर देन 5 decades 50 years डेवलपमेंट पाथ विद वेराइड रिजल्ट। टिल 1970 सब बराबर थे, ऑल ऑफ देम वर मेंटेनिंग सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन द लास्ट 3 decades में इंडिया
मिडिल में पहुंचा है, चाइना और आगे निकल गया, पाकिस्तान और पीछे है। ये लास्ट 3 डेकेड्स की बात है, लास्ट 30 ईयर्स की बात है। इंडिया की बात करें, इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म मॉडरेटली बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में, रूरल एरिया में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है। इट इज येट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मोर देन 1/4 ऑफ इस पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। अभी भी 1/4 ऑफ 25% लोग जो है अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है इंडिया की। अगर हम बात करें पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो किसकी प्रॉब्लम है क्लास? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सरकार टिकती नहीं है 5 साल, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस, उधार पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है क्लास, है ना, फॉरेन एड बहुत सारे हेल्प लेते हैं क्लास, और एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस बहुत वोलाटाइल है, मतलब अच्छा फसल हुआ, मौसम अच्छा है तो फसल अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इट इन रिसेंट पास्ट ईयर क्लास काफ़ी इंप्रूव किया है क्लास, जीडीपी ग्रोथ भी देखा गया है पाकिस्तान के अंदर। मेनी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बिगन शोइंग पॉजिटिव एंड हायर ग्रोथ रेट रिफ्लेक्टिंग इन द इकोनॉमी। 17 की बात है, 2024 तक आते आते फिर इनकी हालत खराब हो गई पाकिस्तान की, फिर पाकिस्तान भुखमरी आने लगी। चाइना की बात करें, पॉलिटिकल फ्रीडम कम है, ह्यूमन राइट का मुद्दा है चाइना के अंदर, लेकिन लास्ट 3 डेकेड्स के अंदर चाइना मार्केट सिस्टम को यूज कर रहा है विदाउट लूजिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट, यानी धीरे धीरे चाइना भी मार्केट इकोनॉमी को फॉलो कर रहा है सोशलिस्टिक के साथ साथ। इंडिया यूज द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। लैंड की ओनरशिप सरकार अपने पास रखती है ताकि कल को कहीं भी कुछ डेवलपमेंट करना हो तो कोई रोक टोक ना लगे। पब्लिक इंटरवेंशन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो चाइना के इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जीएलएफ, इसके अलावा एचडीआई, इसके अलावा जो सेक्टरल कंट्रीब्यूशन है और जो वर्कफोर्स का कंट्रीब्यूशन है, ये 3 चीज़ें मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पाकिस्तान कैसे बर्बाद हुआ आपको पता है, एक तो फॉरेन एड से, फॉरेन हेल्प से, एग्रीकल्चर खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा पावर है, वो मतलब उससे नहीं बढ़ पाया, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती है पाकिस्तान के अंदर, टेररिस्ट का पाकिस्तान मतलब सपोर्ट करता है टेररिस्ट को, ये सारी प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें आप क्लास लिख सकते हो। एंड फाइनली हम लोगों ने क्लास आज अपना पूरा का पूरा आपके एग्जाम से पहले का कंप्लीट रिवीजन हो गया है। आई होप आप इसे अच्छे से करोगे। हर एक चीज़ क्लास प्रॉपर लिख के रखो, डेट डाटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉपी में लिख के रखो ताकि डे बिफोर एग्जाम क्लास आप उसे रिवाइज कर सको। अगली क्लास में आने से पहले सारे बच्चे मुझे कॉमेंट्स में प्रॉमिस करो कि यार हम पूरा अच्छे से रिवाइज करके आएंगे कंप्लीट सिलेबस। और तुम्हें जितनी भी दिक्कत है इस वीडियो में कॉमेंट में लिख लो क्लास, नेक्स्ट 2 डेज में आई प्रॉमिस मैं वो सारी चीज़ें तुम्हें करा दूंगा और आपका बोर्ड एग्जाम, आपका पहला ईको का जो पेपर है मेरे सब्जेक्ट का, वो बिल्कुल अच्छा जाएगा। तो गेट रेडी फॉर दिस, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत परेशानी है मुझे बताओ, मैं फिर से चीज़ें कराना तैयार हूँ। मैं 3 बार रिवीजन करा चुका हूँ और एक बार तुम्हें क्लास जिस दिन पेपर होगा सुबह पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ लेके कंप्लीट सिलेबस का मैं फिर से तुम्हें रिवीजन कराऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सबका रिवीजन अच्छे से कराऊंगा फिर से। तो स्टे ट्यून, कनेक्ट रहो और पढ़ते रहो। वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। इसके बाद सीयूटी में भी इसी तरीके से मेहनत कराऊंगा, तो चैनल पे जुड़े रहना, तुम्हें सीयूटी की कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं करा दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।